अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबको द मॉर्निंग स्टार में खुश आमदेद कहते हैं। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? एक चीज़ मैं आज आते हुए सोच रहा था ख़वातीन और हज़रात कि कभी कभी हम कुछ चीज़ों की बहुत ज़्यादा प्लानिंग करते हैं, कुछ चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हैं, लेकिन उसका जो फाइनल आउटकम होता है वो वैसा नहीं होता जैसा हमने सोचा होता है या जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। फिर एकदम से हमारी जितनी भी एक्सपेक्टेशंस उस पूरे प्रोजेक्ट को लेके या किसी भी इवेंट को लेके होती हैं वो सारी ख़त्म हो जाती हैं और हम बड़ा उदासी का और एक बोर्डम का फिर शिकार हो जाते हैं कि यार जैसा सोचा था तो वैसा हुआ नहीं। एक चीज़ जो मैं आपको बताता हूँ, वक्त जो है वो बहुत तेज़ी से बदलता है। जो चीज़ लास्ट ईयर थी वो इस साल नहीं, और जो चीज़ें इस साल हैं वो अगले साल नहीं होंगी। हमें हमेशा से अपने हाल को, अपनी हालत को बेहतर करने में ज़्यादा एफर्ट्स करने चाहिए, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा मुस्तकबिल के बारे में भाग दौड़ कर रहे होते हैं या माजी की यादों में पड़े रहते हैं। मैं इतने लोगों को जानता हूँ जो हर वक्त माजी की बातें करते रहते हैं और माजी के अंदर माजी की मिसालें, ये हुआ था वो हुआ था। आपको पता है जो चीज़ें जो चाहे आप इकोनॉमिक सिचुएशन देख लें, चाहे आप लोगों की इमोशनल स्टेट देख लें, जो इमोशनल स्टेट 3 साल पहले थी वो आज नहीं है। और जो आज जिस तरह से हम लोग, हमारी जो यूथ है, आप सोचें जो बच्चे इस वक्त 17 साल के वो 3 साल के बाद 20-21 साल के हो जाएंगे। तो तेज़ी से जो एवोल्यूशन है, जो आगे बढ़ने का सफ़र है वो तेज़ी से चल रहा है। हम लोगों को कभी भी माजी में स्टक नहीं होना चाहिए। हम लोग माजी के बारे में बहुत ज़्यादा पैशनेट हो जाते हैं, यार पहले ऐसे था, वो वक्त ऐसे था, हम पहले ऐसे करते थे, कभी ये सोचते थे तो यूँ होगा। हमें इन बातों से निकल के इस वक्त देखना चाहिए, हमें हल तलाश करने चाहिए अपने हाल के, अपने प्रेजेंट टाइम के। आपको पता है कभी भी कोई भी आपकी एनवायरनमेंट में, आपके घर के पास, आपके इलाके में, आपके नेबरहुड में, आपके रिश्तेदारों में कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको आगे बढ़ के उसको सॉल्व करना चाहिए। कभी भी ये मत कहिएगा कि यार पिछले साल तो यूँ हुआ था तो इस साल ये हो नहीं सकता, और हम लोग इतना पिछला साल और पहले तो ऐसा था वैसा था। हर चीज़ आजकल के दौर के हिसाब से बदल रही है, और आपको पता है जो लोग हाल के हिसाब से, इस दौर के हिसाब से नहीं चलते वो फिर पीछे रह जाते हैं, और हमें पीछे नहीं रहना। और बहुत ही आगे बढ़ती हुई एक और हमारी बड़ी अच्छी दोस्त हमारे साथ हैं, शेफुनीसा। गुड मॉर्निंग शेफुनीसा, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग। लग रहा है कि बिल्कुल नींद पूरी नहीं हुई, आंखें सूज के गुब्बारा बनी हुई हैं। इसकी क्या वजह है? बिल्कुल ऐसा ही है। कल रात मेरे कमरे में एक मच्छर ऐसा आ गया था जो जाने को तैयार नहीं था। सही बताएं? मेरी नींद बहुत खराब हुई है। हाँ, वाकई आप दूल्हा भाई को मच्छर कहना शुरू हो गई। कितने अफसोस की बात है ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। खबरदार उनके बारे में। ऐसा मैं बोल सकती हूँ, मैं अपने हस्बैंड को, मेरे दिल जिगर जान जो भी, मैं उनको मच्छर थोड़ी कह सकती हूँ। हफ्ते की शुरुआत अगर आप झूठ से करेंगे तो बहुत हफ्ता आपका तारीख गुजर सकता है। लेकिन माशाल्लाह जलते हैं आप, देखें तो। अच्छा, लेकिन शेफुनीसा, ये बात जो मैं अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था कि आपने भी यकीनन समझा कि लोगों को कभी अपनी आप मिली तो होंगी तजुर्बे में। बहुत लोग इस तरह के मिलते हैं, और वाकई लोग, आपने बहुत अच्छी बात की कि लोग अपने पास्ट में रह रहे होते हैं। अगर पास्ट में अच्छी मेमोरीज हों तो आप बिल्कुल उनको याद करें और खुश हों, लेकिन अगर कुछ बुरा हो गया है तो मेरे ख्याल से उस पर मट्टी पाओ। हाँ, है ना? सही बात है। और एक और चीज़ भी है कि पास्ट कभी कभी बहुत बेहतरीन भी होता है, लेकिन आपको अपने गुजरते वक्त के साथ अपने हालत को, अपने हाल को बहुत बेहतर करना चाहिए। हम लोग बहुत ज़्यादा, मुझे लगता है शेफुनीसा, माजी की यादों में ही खोए रहते हैं कि यार पहले ऐसे था, पहले ऐसे था, पहले ऐसे था। आई थिंक हमें आगे आके चेंजेस करने चाहिए। क्या कहेंगे? बात ये इस पर कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव सोचते रहते हैं, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, चाहे प्रेजेंट हो। हमारा सिर्फ सोच नेगेटिव पे ही रहती है। अगर आप पॉजिटिविटी अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं तो अपनी सोच को भी पॉजिटिव बनाएं। पिछला जो गुजर गया या आगे फ्यूचर में कुछ होना है तो पॉजिटिव ही सोचें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला अच्छा ही करेंगे। और अगर इन केस अगर आपकी एक्सपेक्टेशन से हट के कुछ हो जाता है तो उसमें भी यकीनन कोई ना कोई बेहतरी होती है, उसको तलाश करें, अल्लाह ताला वो आपको ज़रूर दिखाएंगे। तो फिर अपनी फुप्पी की बुराइयां क्यों करती हैं आप? अगर इतना पता है तो देखिए, ऐसे काम ना करें। चलिए जी, आपको बताते हैं आज की ताज़ा तरीन खबर। जी, आज की ताज़ा तरीन खबर में पहली खबर क्या है बताइए? जी हाँ, माइकल जैक्सन की जिंदगी पे बनने वाली एक फिल्म है जिसको माइकल जैक्सन के जो नेफ्यू हैं वो ही किरदार माइकल जैक्सन का अदा करेंगे। जफ़ार विल प्ले द किंग ऑफ पॉप इन माइकल जैक्सन बायोपिक। आपको, मुझे तो आई एम इन लव विद माइकल जैक्सन।
आई थिंक बिल्कुल, इससे मेरे बड़ा ख्याल से पॉप कौन उनका स्टार फैन नहीं होगा। कौन फैन नहीं होगा। इनको आप सोचें, कोई एक भी गाना ऐसा नहीं है जो पसंद ना हो। बेहतरीन इनका करियर रहा है। ऑफ कोर्स माइकल जैक्सन नीड्स नो इंट्रोडक्शन, लेकिन इनकी बायोपिक बन रही है, इनकी ज़िंदगी के ऊपर एक फिल्म बन रही है जो कि इन्हीं के नेफ्यू उनका रोल प्ले करेंगे। अगली खबर है, ऑस्ट्रेलिया ने अपने जो पैसों के जो नोट होते हैं उसके ऊपर से जो ब्रिटिश मोनार्की की तस्वीर थी, उसमें क्वीन की तस्वीर थी, उसको हटा दिया है। ये एक बड़ी ज़बरदस्त, एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी बात हुई है। बिल्कुल। उन्होंने, ऑस्ट्रेलिया ने क्वीन की तस्वीर हटा दी अपने नोट्स पे से। जी हाँ। 25-year-old मैन ब्रेक्स टॉलेस्ट यूनिसाइकिल रिकॉर्ड अ ईयर आफ्टर सीरियस एक्सीडेंट। 25 साल ये हजरत है, ये एक टायर वाली साइकिल चलाते थे शबुनीसा, उसके ऊपर रस्सी के ऊपर। और आपसे पिछले साल इनका बड़ा ही खतरनाक सा एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन इस साल उस एक्सीडेंट से निकले, रिकवर किया और एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। ये तो बहुत मोटिवेशनल बात है मेरे ख्याल। ये तो सबसे अच्छी बात है भाई। पिशावर बीआरटी के लिए पहले तालियां। पिशावर बीआरटी को मिला है गोल्ड सर्विस स्टैंडर्ड अवार्ड, एक इंटरनेशनल अवार्ड है। पिशावर बीआरटी मतलब पिशावर दुनिया की 11वीं वो कंट्री है जिसको गोल्ड स्टैंडर्ड सर्विस बीआरटी का सिटी है। पिशावर दुनिया की 11वीं वो शहर है, 11th सिटी है जिसको बीआरटी का इंटरनेशनल ये अवार्ड मिला है, गोल्ड सर्विस स्टैंडर्ड का। बहुत बहुत मुबारक हो। और ये अवार्ड तभी मिलता है, इंटरनेशनल अवार्ड मिलता है, इसकी कीमत आई थिंक इट्स अबाउट $25,000 का ये नाम होता है। और इसे मिलता तभी जब बहुत ही बेहतरीन शानदार सर्विस होती है और सिक्योरिटी होती है, उसमें क्वालिटी होती है सर्विस की। तो पेशावर बीआरटी को भाई द मॉर्निंग स्टार की तरफ से बहुत बहुत मुबारक। ये तो सबसे मजेदार खबर है, पाकिस्तान की 75 साल एनिवर्सरी को मनाने के लिए एक नया नोट निकाला गया था 75 रुपीज का। देखा था आपने? मेरे पास है आपके पास? है। सही बताएं। हाँ। शबनीता, वो ऑनलाइन 1173 रुपीज का बिक रहा है। चलो अब मैं बेचने शुरू कर देती हूँ। आप सोचे ये नोट ऑनलाइन 1173 रुपीज का बिक रहा है। और मैंने इवन कल मैंने रेट इसका कोई पढ़ा था, 1200 के करीब ही कहीं बिक रहा था। हाँ। तो सुने, आप अपने इंस्टा पे लगा दें 1000 रुपए लगा का। दूं? हाँ, डन हो गया, बस आप भी लगा अभी दो, चला मैं ब्रेक जाएगा। में लगा रही हूँ। खवातीन और हज़रात, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। जाते जाते एक और खबर आपको बता चले कि दुबई तकरीबन कोई 93 किलोमीटर की एक बड़ी ज़बरदस्त इंडोर एक कंडीशन ट्रैक बना रहे लोगों को भगाने के लिए। क्या ज़बरदस्त है, 93 किलोमीटर्स का एक कंडीशन ट्रैक फॉर वॉकिंग एंड साइकिलिंग। दुबई में वैसे हर चीज़ तकरीबन मैन मेड है, बट क्या क्वालिटी है वहाँ की भी। वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आप लोगों से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। ये खांसी आना, तेज़ाबियत होना, तबीयत ख़राब होना, इसकी बहुत सारी वजूहत होती हैं। ख़ासकर वजूहत ये होती हैं कि भाई सुबह सुबह आप बहुत ही हैवी नाश्ता कर लें और फिर जाके आप अपने काम की टेबल पे बैठ जाएं। एक और वजह ये भी होती है कि आप लोग बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, जिसकी वजह से भी एसिडिटी का प्रॉब्लम रहता है, खांसी का प्रॉब्लम रहता है। आपका जितना भी जहनी इंतशार होता है वो आपकी तबीयत ख़राब करने में एक बहुत ही मेजर किरदार अदा करता है। तो हमेशा अच्छा सोचिए और कम सोचिए, ज़्यादा सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। ओवर थिंकर्स जितने भी होते हैं वो बहुत ज़्यादा बीमारियों का शिकार आगे चल के हो जाते हैं। अल्लाह ताला पे तवक्कल रखिए। और एक बड़ा ज़बरदस्त आजकल गाना है रहमा का और सेलेना गोमेज का, काम डाउन। तो आप सबको काम डाउन होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बेचैनी जो होती है बिला वजह की, वो भी बहुत ज़्यादा तबीयत आपकी ख़राब करती है। एसिडिटी से कैसे छुटकारा हासिल करें योगा के थ्रू, ये आज हमें बता रहे हैं योगी वजाहत। चलिए चल के उनसे सीखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं योगी वजाहत। हमारे जो रोज़मर्रा के मामलात हैं, आप देखते हैं कि वो मुख्तलिफ़ अंदाज में बदलते जा रहे हैं और एक उसका जो एरिया है वो है कुदरत से दूर हो जाना। हम अपनी ज़िंदगी में ना कुदरती तौर पे जो वक्त है खाने का उसमें खाना खाते हैं, ना उस वक्त आराम करते हैं जब हम आराम करना चाहिए। जब हमें एक्सरसाइज करना चाहिए हम उस वक्त एक्सरसाइज नहीं करते। या ये कह लीजिए उर्फ़ आम में अगर मैं मुख्तसरन कहना चाहूँ कि हम रफ्ता रफ्ता कुदरत से दूर होते जा रहे हैं। और जैसे जैसे हम कुदरत से दूर होते जाएंगे हमें वो तमाम मुश्किलात होंगी जो कुदरती माहौल से दूर होने की वजह से होती हैं। मसलन अगर आप सिर्फ खाने पीने को लीजिए
तो खाने पीने में हमारे बहुत से ऐसे अंदाज नए आ गए हैं जो कि कतई मेल नहीं खाते कुदरती माहौल से, जिसमें खाने का वक्त पे ना खाना, खाने को सही तरीके से ना खाना, बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले वाले खाने खाना, या ये कि जो कुदरती खाने हमें खाना चाहिए जिसके लिए जो कि अल्लाह सुब्हान ताला ने हमारे लिए बनाए हैं, हम उन पे इतना तवज्जो नहीं दे रहे, बल्कि हम मसाला जात पे ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। हम खाना कम खाते हैं, हम मसाले खाते हैं। और जब हम मसाले खाते हैं तो जो हमारा मैदा या जो हमारे खाने की नाली है, एसोफेगस जो है, वो मुतासिर होती है और फिर इसमें एक और मसला पैदा होता है जिसमें मेरे ख़्याल से जब से इंसान इस दुनिया में आया है, आप समझ लीजिए कि जब से ही इंसान को ये प्रॉब्लम है कि उसको रिफ्लेक्स की प्रॉब्लम होती है, गर्ड्स कहा जाता है इसको, या इसको गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज़ कहा जाता है, गर्ड्स। आमतौर पे इसको तेज़ाबियत या एसिड रिफ्लेक्स भी कहा जाता है। जब हमें खाना खाने के बाद ऐसा लगे कि खाना जैसे दोबारा मुंह में आ रहा हो और एक जलन का एहसास हो, हार्ट बर्न भी कहते हैं इसको। अब इसमें क्या प्रॉब्लम होती है और योग इसको कैसे एड्रेस करता है, मुझे आपको ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि सिर्फ योगा ही नहीं बल्कि अमेरिकन जर्नल ऑफ गैस्ट्रोलॉजी जो कि मैदे के हवाले से या अमराज जो मैदा है उसके हवाले से एक मुस्तनद जर्नल है और मुस्तनद डॉक्टरों का एक इदारा है जो इस पे बात करता है। और उसने जब ये कहा कि योग की एक ब्रीदिंग है जिसको हम डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग कहते हैं या बॉक्स ब्रीदिंग कहते हैं, ये बहुत आइडियल है उन लोगों के लिए जिनको रिफ्लेक्स होती है। तो आज मैं आपको ना सिर्फ उससे मुतारिफ़ कराऊंगा बल्कि उसको करके दिखाऊंगा और बताऊंगा कि ये कैसे किया जाता है। इसके साथ साथ मैं योग का एक पोस्ट करूंगा जो कि मावनत करेगा आपको गैस रिफ्लेक्स के हवाले से, या ये कह लीजिए कि एसिड रिफ्लेक्स के हवाले से। तो आज जो हम ब्रीदिंग कर रहे हैं वो ब्रीदिंग एक ख़ास ब्रीदिंग है और इस ब्रीदिंग को करते हुए आपको मुझे पूरा का पूरा देखना होगा मैं किस तरह बैठा हुआ हूँ। आप बैठ के भी कर सकते हैं, लेट के भी कर सकते हैं, लेकिन इसको करने का जो अंदाज़ है उसके लिए आप मुझे मुकम्मल देख लीजिए। देखिए, सबसे पहले तो आप आराम से बैठिए और उस वक्त यकीनन आप, क्योंकि एक खाने के अमराज के हवाले से कर रहे हैं, तो पेट ना भरा हो, यानी आपने उस वक्त खाना ना खाया हो, आप खाली पेट हों तो यह ज़्यादा बेहतर होगा। ये ब्रीदिंग आप कम से कम 5 से 10 मिनट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको कहूँगा कि 1 मिनट से शुरू कीजिए और 5 मिनट तक लेके जाइएगा। एक हाथ अपने सीने पे रख लीजिए, एक हाथ अपने पेट पे रख लीजिए। तकरीबन इसको 4 to 6 के फार्मूले से भी किया जाता है, लेकिन मैं इसको 4x4x4x4 करूँगा। यानी मैं 4 काउंट तक इनहेल करूँगा, 4 काउंट पे होल्ड करूँगा, 4 काउंट पे एक्सहेल करूँगा और 4 काउंट पे फिर मैं होल्ड करूँगा। तो पहले मैं यहाँ से इनहेल करता हूँ और मेंटली मैं इसको 4 काउंट कर रहा हूँ। अब मैं रुक जाऊँगा, होल्ड करूँगा, अब मैं एक्सहेल कर रहा हूँ, फिर रुक जाऊँगा। ये मैंने 1 राउंड मुकम्मल किया। ये आपको बिल्कुल पता नहीं चला होगा इसलिए कि मैंने काउंट दिल में किया था। अब मैं बावाज़ बुलंद इसको काउंट करूँगा ताकि आप गिनती को सुन सकें। 1 2 3 4। अब मैं सांस रोक रहा हूँ। 1 2 3 4। मैं सांस निकाल रहा हूँ। 1 2 3 4। मैं फिर सांस को रोक रहा हूँ। 1 2 3 4। देखिए, जब मैं सांस लेता हूँ तो आपको लगेगा जैसे कि मैं थोड़ा सा हल्का सा मेरी हाइट बढ़ी या मैं कंधे ऊपर की तरफ गए। इससे क्या होगा कि इसोफेगस जो है, जो खाने की नाली है, उसमें खिंचाव पैदा होगा और ये खिंचाव जैसे ही हम तकरीबन T11 और 12 के पास आते हैं थोरेसिक पे, तो यहाँ से हमारे वो जो खाने की नाली है वो मुड़ती है और वहीं पे हमारा एलियस है। एलियस जो है ये एक वॉल है जो कि मैदे में पड़े हुए खाने या केमिकल को रोकता है दोबारा खाने की नाली में आने से। अगर ये वीक हो जाए तो फिर ये जो केमिकल है ये दोबारा रिफ्लेक्स करता है और खाने की नाली में आता है और यकीनन खाने की नाली इतने तेज़ाबियत के लिए, एसिड के लिए नहीं बनी है, तो एक जलन का एहसास होता है। यही जलन का एहसास अगर आप लेटे हुए हैं तो फिर ये हलक तक आएगा और बाज़ दफ़ा बहुत से लोगों को जो अस्थमा होता है या जो दमे की या खांसी की भी मुश्किलात होती है उसकी वजह भी रिफ्लेक्स है, एसिड रिफ्लेक्स है।
और इस पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है। ये बड़ी अजीब बात है कि मैदे के अमराज की वजह से हमें खांसी हो रही है, इसलिए कि वो तमाम गैसेस और केमिकल जो हैं वो सांस की नाली से फिर मैदे की तरफ, हमारे फेफड़ों की तरफ जाते हैं, जो कि हमारे लिए एक मुश्किलात का बायस बनते हैं। तो आइए हम इसको दोबारा दोहराते हैं और उम्मीद है कि आप भी मेरे साथ इस तरह करेंगे। अब इसमें हम वो टेक्निक भी नहीं कर रहे कि जी सांस लेते हुए पेट को फैलाना है, बस सांस लेना है और गहरी सांस 4 काउंट से ले लीजिए। 1 2 3 4 होल्ड कर लीजिए। 1 2 3 4 सांस निकाल दीजिए। 1 2 3 4 फिर होल्ड कर लीजिए। 1 2 3 4। आइए दोबारा करते हैं। सांस लेते हुए 1 2 3 4 सांस को रोक लीजिए। 1 2 3 4 सांस को निकालिए। 1 2 3 4 और सांस को रोक लीजिए। 1 2 3 4। अगर आपने इस पैटर्न पे गौर किया हो, जो पैटर्न मैं इस वक्त कर रहा हूँ, तो आपको ये वाज़े तौर पर नज़र आएगा कि मैं इसको एक बॉक्स की तरह कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने इनहेल किया 4 काउंट पे, फिर होल्ड किया, फिर मैंने एक्सहेल किया 4 काउंट पे और फिर मैंने होल्ड किया 4 काउंट पे। 4 काउंट के साथ ये बड़े मुनासिब है। मेरे तमाम जो बहन भाई हैं, देखने वाले हैं, वो इसको बहुत लाइटली कर सकते हैं। ये एक राउंड मुकम्मल होता है जब आप सांस लेते हैं, रोकते हैं, सांस निकालते हैं और रोकते हैं। ये एक सेट मुकम्मल हुआ, एक राउंड मुकम्मल हुआ। आप इसको कम से कम 1 मिनट से लेके और 5 मिनट के दरमियान कीजिए। इंशाल्लाह आपको बहुत जल्दी महसूस होगा कि जो एसिड रिफ्लेक्स हो रहा था उसमें वाज़े कमी आएगी। और इसमें एक और भी पोज़ है जो कि मैं आपको करके दिखाना चाहता हूँ। गो के इस पोज़ को करते हुए मुझे 2 योगा के आसन करने हैं, लेकिन ये दोनों योगा के आसन जो हैं वो आपको एक वाज़े तौर पे आपके जो एसिड रिफ्लेक्स है उसमें आपकी मदद करेंगे। अगर आप ज़रा सा गौर करें तो मैंने योगा के 2 पोज़ किए हैं। ये वज्रासन है, इसमें गोल्डन पोज़ है, इसमें हम बैठते हैं और इसमें हम खाना भी खा सकते हैं। दूसरा जो पोज़ है जिसको उखड़ू कहते हैं, मैं इस तरह बैठा हूँ और ये भी पेट को दबाने के लिए, मैदे के लिए बहुत बेहतरीन है। लेकिन अब अगर आप गौर करें तो मैंने एक उखड़ू वाला अंदाज़ लगाया है और एक मैंने वज्रासन का अंदाज़ लगाया है, और ये दोनों अंदाज जब लगाते हैं तो ये योग का पोज एक तरफ, लेकिन ये हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खाने का सुन्नत तरीक़ा है। और अगर हम इसको इख्तियार कर लेते हैं तो शायद हमें बहुत सारे योगा के पोज भी ना करना पड़े। हम इससे ही अपने मैदे के अमराज का बहुत बेहतरीन दिफा कर सकते हैं। तो अब ये देखिए, यहाँ पे मैं थोड़ा सा झुक के बैठा हूँ और ये बड़ा सिंपल सा तरीक़ा है। अगर आपने गौर किया हो तो मैंने आपको सिर्फ 2 चीज़ें बताई हैं, एक बैठने का तरीक़ा और एक तरीक़ा जो मैंने आपको बताया वो ब्रीदिंग का है। ब्रीदिंग का तरीक़ा आप इसको इस्तेमाल कीजिए, इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में आप महसूस करेंगे कि जो एसिड रिफ्लेक्स की प्रॉब्लम आपको है उसमें वाज़े कमी आएगी। लेकिन ये तमाम चीज़ें हरगिज़ किसी डॉक्टर की रिप्लेसमेंट नहीं है। अगर आपको इस तरह का अमराज हैं तो आप फ़ौरन अमराज जो मैदा के माहिरीन हैं उनकी तरफ जाइए, ताकि वो आपको इलाज कर सकें। आपके लिए अगर दवा ज़रूरी है तो वो दवा दें और वो तमाम एहतियातें भी बताएं जो बहुत ज़रूरी है। अब मुझे इजाज़त दीजिएगा, लेकिन इस इजाज़त से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि इसको 1-2 दफ़ा दोहरा लीजिए, ताकि जब मैं आपसे इजाज़त चाहूँ तो आपको लगे कि मैंने आपको कुछ ना कुछ ऐसा बताया है जो आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत बेहतरीन है। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात, एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। ये जो मौसीकी होती है ये आपको पता नहीं कहाँ ट्रांसपोर्ट करके ले जाती है। और अभी मैं कह रहा था माजी में नहीं जीना चाहिए, ये गाना जो है इससे तो ऐसा माजी का ताना बाना जुड़ा हुआ है, ऐसी पुरानी यादें आती है। खैर, हाल में आते हैं। हाल आपका जैसा भी हो, हाल में जीना चाहिए। और आज का जो हमारा हाल है वो है किचन क्वीन के साथ। कैसे है शबुनी साहब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस ये बताएं कि वो कौन याद आ गई थी? हाँ बस ये बताएं कौन याद आ गई थी? अरे छोड़े दफा, अरे दफा करें, अरे किसको याद करें? अरे लानत भेजे।
क्या बना रही हैं आज आप? देखिए आज सुबह सुबह में थोड़ी सी सबको एनर्जी की जरूरत होती है मंडे वाले दिन, और कुछ मीठा खाते हैं तो एनर्जी खुद ब खुद ही बूस्ट हो जाती है। तो और आज सोचा कि नाश्ता और या फिर बच्चों के जो है वो लंच बॉक्स के हिसाब से कुछ बनाया जाए। तो आज हमने सोचा मौसम्बी का मौसम भी है और ऑरेंजेस इस वक्त आ रहे हैं और अब जाने के करीब करीब है मेरे ख्याल से, तो क्यों ना ऑरेंज पैनकेक सिखाए जाएं और उसके साथ ऑरेंज चॉकलेट सॉस सिखाएंगे, जो इसके साथ या आप डिफरेंट चीज़ों के साथ एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पे क्या किया कि 2 कप जो है वो मैदा ले लिया है। इसके अंदर हम शामिल करेंगे 2 अंडे। ठीक है, 2 कप मैदा और 2 अंडे। असर आपको पैनकेक्स कितने पसंद हैं? पैनकेक नहीं पसंद है? कुछ खास नहीं। इसमें भी तो अंडे जा रहे हैं। तो आप हर पैनकेक बना रही हैं? हाँ, ऑरेंज चॉकलेट पैनकेक। मैं आपको बताऊं शमुनिजा, इतनी सारी चीज़ें थी और ये मैं ऑन एयर कह रहा हूँ, इतनी चीज़ें ऐसी थी जो कि मैं नहीं खाता था शौक से, लेकिन वो आप इतनी मज़े की बनाती कि मैं खा लेता हूँ। अरे वाह, तो फिर आज देखते हैं आप ये वाले ऑरेंज चॉकलेट पैनकेक्स ट्राई करें। डन। ठीक है। अच्छा, हमने क्या किया कि यहाँ पे मैदा 2 कप ले लिया, 2 अंडे ले लिए, इसके अंदर 6 चम्मच जो है वो चीनी के जाएंगे। ठीक है, 6 टेबल स्पून। मेरे ख्याल से कोई और चैनल ऐसा होगा नहीं जहाँ इस तरह का बैंड हो जो साथ में कुकिंग के साथ साथ हाँ म्यूजिक देता रहे। ठीक है। अच्छा, इन चीज़ों को थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। साथ साथ इसके अंदर जाएगा बेकिंग पाउडर भी। ठीक है, वो जाएगा तकरीबन 1 टीस्पून के करीब। ठीक है, बस कर दे, अब बस कर दे, इसको ऐसे पीट रहे बेचारे को। ठीक है। अच्छा, साथ साथ इसके अंदर हम दूध शामिल करेंगे और हमने यहाँ पे ऑरेंज जूस जो है वो निकाल के रखा हुआ है, तो वो भी शामिल करेंगे इसके अंदर। तो दूध मैंने तकरीबन जो है वो 1 पाव के करीब लिया है, लेकिन हम देखेंगे हमें जितनी ज़रूरत होगी उतना हम इसमें शामिल करेंगे। ठीक है, और साथ साथ इसके अंदर जो है इसको हमने आहिस्ता आहिस्ता मिक्स करना है। अच्छा, अगर आपके पास ऑरेंज अवेलेबल हो तो आप ऑरेंज जेस्ट जो है वो ऑरेंज का जो पील होता है वो भी इसमें शामिल करें। बहुत से लोगों को जो है वो पसंद नहीं होता, लेकिन आप हल्का सा शामिल करेंगे तो बड़ा प्यारा उसका अरोमा आएगा इसके अंदर, और जो है इसका कलर भी बड़ा अच्छा सा होगा। तो थोड़ा सा हम इसके अंदर ऑरेंज कलर भी ऐड करेंगे ताकि पता चले ना बच्चों को कि ऑरेंज पैनकेक्स है। अच्छा जी, हमने इसके अंदर तकरीबन 250 ml मैंने इसके अंदर दूध शामिल करा है। इसको मिक्स कर लूँ, उसके बाद मैं इसके अंदर ऑरेंज जूस शामिल करूँगी। ठीक है, ये हमने ऑरेंज जूस ले लिया है। ये ताज़ा जूस लिया आपने या वो डब्बे का जूस लिया? ये हमने जो है वो ताज़ा लिया, निकलवा लिया था हमने जूस, और उसके बाद वो हमने इसमें शामिल किया। शमुनिजा, ऑरेंज जूस भी थोड़ी देर के बाद कड़वा हो जाता है ना? बेहतर है उसी वक्त जब आप फ्रेश निकालें, फ्रेश पी लें। ठीक है, और मेरे ख्याल से लेना चाहिए, जो इस मौसम में आप बात कर रहे थे ना गला ख़राब और ये सब कुछ, तो विटामिन सी का बेहतरीन सोर्स है। बस ठंडा करके ना लें, रूम टेम्परेचर पे जो नॉर्मल होता है आप वैसे इसको लें और एंजॉय करें। अल्लाह ताला ने मौसमी फल हमारे इतने अच्छे अच्छे मज़े मज़े के दिए हैं इस पर। मेरे ख्याल से हम लोग बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हैं कि हमारी कंट्री में, हमारे मुल्क में जो है सारे फ्रूट्स होते हैं और हम उसको जो है एंजॉय नहीं कर रहे होते। आजकल स्ट्रॉबेरीज कितनी मज़े की आई हुई है। मैं तो शमुनिजा स्ट्रॉबेरीज प्लांट भी कर ली अपने घर में। बस आप प्लान करते थे, आप मेरे लिए शरीफे ला रहे थे। तो शरीफे पके कच्चे खाएंगी क्या? ले आए, मैं पका लूंगी उनको। यहाँ पे रखेंगे, हमारी बातें सुन के वो पक जाएंगे। नहीं सीरियसली, वो शरीफे मैंने आपके लिए रखे, मैं अच्छे खासे शमुनिजा तकरीबन 10-12 हैं। ओहो, वेरी गुड। लेकिन उनको मैंने ना पकाने के लिए रखा हुआ है, पेटी में रखा हुआ है, अखबार के अंदर पेटी में। आप यहाँ ले आए, हमारे साइड पे जब बातें होंगी ना वो खुद ही पक जाएंगे। आगे बढ़ते हैं ख़वातीन। मैं आपको एक शमुनिजा, ये जब हम ऑरेंज की आप बात कर रही थी ना, स्ट्रॉबेरी की, सॉरी, स्ट्रॉबेरी को अगर आप लोग अपने घर में ग्रो करना चाहते हैं, ये बेस्ट टाइम है ग्रो करने का। कराची में भी आप ग्रो कर सकते हैं। आपको लकड़ी का, आप गमले में मत ग्रो कीजिएगा, लकड़ी का एक चौकोर सा क्यारी बनी हुई आती, कोशिश करें लकड़ी की आपको अगर मिल जाए, नहीं है तो उससे कारपेंटर से बनवा लें। लकड़ी की अगर आपको क्यारी मिल जाती है ना शमुनी, वो जो होती है रेक्टेंगुलर, वो उसके अंदर आपने थोड़ी सी मिट्टी डालनी है, खाद डालनी है, कंपोस्ट डालना है, एग शेल्स हैं तो उनको आप बिल्कुल चूरा चूरा करके उसके अंदर डाल दें। और फिर आपने क्या करना है, आपने टूथपिक से अच्छी सी स्ट्रॉबेरी लेके, टूथपिक से लेके ना उसकी स्ट्रॉबेरी की सीड्स बाहर ही होती हैं, तो आपने एक एक सीड निकालनी है और वो आपने ऊपर सतह पे ही प्लांट करनी है, और उसके ऊपर हल्की सी मिट्टी की एक लेयर डाल दें और उसको पानी देते रहें। और धूप ऐसी जगह रखें जहाँ अच्छी धूप आती हो, छनी हुई अच्छी धूप आ रही हो, और फिर आप देखिएगा आपकी 1 साल में वो प्लांट ग्रो करेगा, लेकिन स्ट्रॉबेरीज आपको सर्दियों में ही मिलेंगी। ये मैंने अभी मैंने ये लगाया, और मैं हर साल स्ट्रॉबेरीज आती हैं। कभी कभी अगर मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, नहीं देख पाता प्लांट्स को, तो वो इतने अच्छे
फ्रूट्स नहीं आते, लेकिन शरीफे मेरे यहाँ बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो शरीफे, हरी मिर्च। बस शरीफे ही शरीफ होते हैं। हाँ सिर्फ शरीफे ही शरीफ होते हैं। आपको पता है उसका नाम शरीफा क्यों है? क्यों है? आपसे मुझे पता होता तो आपसे क्यों पूछता हूँ। मुझे भी नहीं पता उसका नाम शरीफा क्यों है। किसी शरीफ आदमी ने उगाए होंगे, हो सकता है। इतनी सारी गुठलियाँ होती है ना उसमें। अच्छा, तो उससे क्या ताल्लुक है शरीफ? नहीं, मैं कैसे कह रहा हूँ, मुझे इसलिए खाने में थोड़ा सी वो इतना मजा नहीं आता। वही होता है कि दर्द हो जाता है ना यहाँ पे। नहीं, मैं कहता हूँ इतना, हाँ इतना ज्यादा है ना, वो होता है, ये चीज है। बचपन में शरीफा में खाता था तो उससे मजा आता था। बचपन लोगों को गुठलियाँ मारते थे ना, उसका बड़ा मजा आता। कभी ट्राई? वाह, नहीं नहीं, ऐसी हरकतें मैंने ट्राई नहीं करी है कभी भी। वो एक जोक याद आ गया कि एक कोई अंकल से थे, वो जो है ना अपने नेबर में ना रोजाना जाके बादाम देते थे। तो वो लोग बड़े खुश होते थे कि यार ये बादाम दे रहे हैं। तो जो है, तो वो लड़की ने बोला, अंकल आप बादाम हमें दे जाते हैं रोजाना, तो आप खुद क्यों नहीं खाते? कहते बेटा मेरे दांत नहीं है ना, मैं चूस के दे देती हूँ। तो शेफ मुनीसा, ये आपकी जो बेस्ट चीज है ना कि आपको एक मिडनाइट शो और एक फैमिली शो का फर्क नहीं पता। वक्त हो जाता है खवातीन और हज़रात, एक छोटे से ब्रेक का मिलता है आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। हमारी किचन क्वीन आज बना रही हैं ऑरेंज, बोलने तो दें, पहुंच जाएगा पहुंच जाएगा, ऑरेंज चॉकलेट ऑरेंज पैनकेक्स। हाँ ठीक है, पहुंच जाएगा आप तक। इतनी जोर से आज बैंड आ रहा है, वाह भाई वाह। अच्छा, वैसे बहुत कम हमारे यहाँ पाकिस्तानी जो लोग हैं वो ज्यादातर देसी जो है वो लवर होते हैं। पैनकेक्स बहुत कम पसंद करते हैं। जो आजकल की जनरेशन है इस वक्त, वो ज्यादा पसंद कर रही होती है पैनकेक्स में। लेकिन मुझे लगता है आजकल जिस तरह महंगाई और इकोनॉमिक सिचुएशन, अब तो ये हालत हो गई ना कि भाई कुछ भी मिल जाए चलेगा। मिल जाए तो चल जाएगा, जो भी मिले चल जाएगा। हाँ सही बात है सर, ये तो आपने बहुत अच्छी बात अच्छा शेफ मुनीसा, अभी आप बना रही है ऑरेंज चॉकलेट पैनकेक। सॉस। हाँ, और हाँ, ठीक अब है, जो है अब हम सॉस बना रहे हैं इसकी, जो इसके साथ आप एंजॉय कर सकते हैं, या फिर आप कोई भी चीज़ के साथ इसको खाना चाहें, केक के ऊपर टॉपिंग के लिए टॉपिंग के तौर पे डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे 100 ग्राम जो है वो क्रीम ली है, और जो है मैंने यहाँ पे 200 ग्राम कुकिंग चॉकलेट ले ली। एनी मिल्क चॉकलेट, कुकिंग चॉकलेट जो आपके पास अवेलेबल हो। शेफ मुनीसा, अगर आप सोचें ये ऑरेंज का हम अभी बना रहे हैं, ठीक है, अगर ये चीज़ मुझे जून जुलाई में खानी है तब तो ऑरेंज नहीं होता, फिर आप जो है ना वो जो टेट्रा पैक वाले जो मिलते हैं ना जूसेस, आप वो यूज़ कर सकते हैं उसके अंदर। अच्छा ठीक है। अच्छा, मैंने जो है ना इसके अंदर तकरीबन 100 ml जो है वो ऑरेंज जूस शामिल करा है, और बस इनको हम पका लेंगे इतना कि चॉकलेट हमारी मेल्ट हो जाए और जो है क्रीम के साथ मिक्स हो जाए। ठीक है, ये भी आहिस्ता आहिस्ता कुक होगी, चॉकलेट मेल्ट होती जाएगी हमारी। और इसको थोड़ा सा स्लो फ्लेम पे ही रखना है, बहुत ज़्यादा फ्लेम हाई नहीं रखनी है, क्योंकि चॉकलेट है वो जल जाती है। ठीक है जी, थैंक यू असफर, क्या बात है आपकी। सीख गए कि किस में क्या चीज़ इस्तेमाल होनी है। क्या मतलब, इतना तो मुझे पता है। अच्छा, इतना पता था आपको? अरे वाह भाई, 1 साल हो गया शेफ मुनीसा, अब भी नहीं सीखूंगा। ये बात तो है। आप बता रहे थे कि आपने भी छुट्टी में जो है कुछ बनाया था अपने हाँ, घर मैंने पे। वो जो अपने लास्ट टाइम नहीं बनाया था शकीरा शकीरा नहीं, मुझे क्या बनाया था आपने? ऑमलेट वो मैंने घर में बना के शक्शुका। शक ओह माय गॉड, क्या मजे का था वो। एक दफा और कैसे? शक्शुका बोल दिया सही। बहुत ही अच्छा बना था वो। हैं, चलो वेरी गुड। हमें क्या पता, जब हमें खिलाएंगे तो पता चलेगा ना। क्योंकि शेफ मुनीसा मैंने उसके अंदर ना वो भी ऐड किया था, क्या? हॉट डॉग। अरे वाह, फ्रैंकफर्टर्स नहीं होते, वो मैंने हॉट चॉप डॉग को किए। उर्दू में क्या कहते हैं? सॉसेजेस सॉसेजेस उर्दू में कहते हैं। उर्दू में? हाँ, आई डोंट थिंक उर्दू में उसका कोई नाम है। ट्रांसलेट कर ले हॉट डॉग को। ओह प्लीज, बहुत ही अच्छा, बुरा एक joke। बात बताए, आपको क्या पता आप बाजार में क्या क्या खा रहे हैं? है ना, डोंकी है, Dog कुत्ता है, है, या rabbit है। मेंढक है। रैबिट खा सकते हैं खा सकते हैं, जी, रैबिट खा सकते हैं। पकाएं किसी दिन। आप पकड़ के ले आए। रैबिट है, बत्तख है, ये सब खा सकते हैं। बटेर है, बटेर खाया आपने? मैंने बटेर तो खाया होगा ना, बिल्कुल खाया है ना? ऐसी चीजें आपसे तवक्को है मुझे खाने की। क्यों, आप बटेर नहीं खाती? जी नहीं, हाँ, नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं गुजरावाला गया था। गुजरावाला में चिड़े और बटेर इतने बेहतरीन मिलते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ।
डिलिशियस। अच्छा, मैं गई थी जब मरी गई ना, तो वहाँ पे वो कहते हैं ना चूचा मिलता है, चूचा पता है आपको, बड़ा मजे का होता है वो। तो पहले तो मुझे पता नहीं था ना कि वो चूचा होता क्या है ना, तो फिर जो मंगा के खा लिया है, इतना मजे का। बाद में मुझे पता ले मैं आपको बताऊं शबरी साहब, एक दफ़ा शूटिंग करने के लिए जोब गया था, क्वेटा के आगे एक इलाका है जोब, और वहाँ पर दुम्बे की चर्बी और दुम्बे का गोश्त इतने मज़े का मिलता है, वाह भाई वाह। बेहतरीन। उनकी अपनी एक खालिस जोब की अपनी डिश है, और एक तो वो चर्बी खाते हैं, चर्बी में डूबा हुआ गोश्त होता है, डिलिशियस। और ज़्यादा मज़े की बात, ज़्यादा मसाले भी नहीं होते, बहुत ही बेसिक सा होता है, बेसिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं, हाँ वाकई। लेकिन उसमें जो अपना फ्लेवर होता है ना, वो मीट का अपना फ्लेवर होता है, वो होता है कि वो आप इंजॉय कर सको। अब हम लोग जो है ना इतने मसाले डाल देते हैं सर कि वो गोश्त का अपना फ्लेवर हमें नहीं आता। अच्छा, बाकी वो जो फैट में पका हुआ होता है ना, वो फैट आप देखें मेल्ट आसानी से हो जाता है, ठीक है। यही आप घी में बनाओ, वो आपकी बॉडी में जाके स्टोर हो जाता है। क्या क्या चीज़? फैट ना, हाँ। और वो वाला फैट, शबरी साहब, लेकिन हम यहाँ पे जब कोई मुर्गन खाने बाहर खा रहे होते हैं, उसमें तो उसी वक्त जमना शुरू हो जाता है घी जो होता है। बिल्कुल। और बाहरी वगैरह अगर आप खाएं बाहर, थोड़ी देर रखें तो वो जम जाती है। और अभी जैसे सर्दियों का मौसम है, तो अक्सर अगर आप देव की बिरयानी या कोरमा वगैरह खाएं, तो वो आप देखिए हलक में जो है ना वो चिपक रहा होता है, क्योंकि वो घी में पका हुआ होता है ना, और सर्दी का मौसम है। तो जब भी इस तरह का खाना खाएं, साथ में कोई गर्म चीज़ ज़रूर उसको कंज्यूम करें, चाहे चाय ले लें, थोड़ी सी नीम गर्म पिए, ताकि वो जो फैट है वो डिजोल्व होते हुए आपके जो है वो पास आउट और अंदर जम जाए अंदर कहीं जम जाए, गले में न जमे। लेकिन देखें वो आप क्यों इतनी गले खराब हो रहे होते हैं, सब हो रही थी, तो इस वजह से होती है हमें अंदाजा ही नहीं होता हम क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे, ना हम सोचने की जहमत करते। लेकिन कोई कहवा पी लें कि वो आपको डाइजेशन में भी हेल्प हो ना, अंदर जाके भी पिघले वो, है ना। आप देखिए जितने भी अफगानी लोग या पठान लोग होते हैं, ये ज्यादातर कहवा जो है वो पी रहे होते हैं, जबकि फैट वाला दुम्बे का गोश्त खा रहे हैं, साथ में कहवा पीते हैं आप, तो क्या होता है, डाइजेस्ट होता है ना। बिल्कुल। और हम क्या करते हैं, ओहो उसके ऊपर ठंडी कोल्ड ड्रिंक पी ली, वो और जम जाता है, और जम जाता है। ख़वातीन हज़रात, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आपसे ब्रेक। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। आज रात 8 बजे TV1 पे आप देखेंगे एक बेहतरीन सीरीज़ जिसका नाम है प्यार के नगमे। सीमा ताहिर खान प्रोडक्शंस का ये प्रोजेक्ट है, और इसके अंदर आज जो प्ले दिखाएंगे उसका नाम है तेरे नैना, जो कि बहुत ही खूबसूरत कहानी है एक रिक्शे वाले की और उसकी बीवी की बेमिसाल मोहब्बत की, जो कि कम वसाइल होने के बावजूद भी एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। इसकी कास्ट में है हाजरा यामीन और सैयद जिब्रान। चलिए चल के इसका ट्रेलर देखते हैं। तू ना ये ज्यादा फिल्मी लाइनें ना मारा कर मुझ पे। हाँ, तो हीरोइन जैसी बीवी जो घर में होगी तो बंदा तो खुद को हीरो समझेगा ना। चल घूमने जा अपनी दुल्हनिया के साथ। ओहो, बल्ले बल्ले। अब इन चूड़ियों की छन छन से ना मार दूंगी मैं तुझे। हाय मैं मर जाऊंगा। ये शेख चिल्ली वाले ख्वाब ना देखा कर। काम करने वाले जो होते हैं ना, वो काम करते हैं, बारिश का इंतजार नहीं करते। ग्राहक फंसाने का नया बहाना ढूंढा है क्या? वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। अभी आपने देखा तेरे नैना का ट्रेलर। आज रात 8 बजे आप देखेंगे इसको TV1 की स्क्रीन्स पे। जी शबनी साहब। बिल्कुल। और देखिए हमारा ऑरेंज चॉकलेट पैनकेक्स तैयार है। हमने ऑरेंज चॉकलेट सॉस जो है वो तमाम तीनों चीज़ें जो है वो मिक्स करी थी, उसको कुक किया, जैसे ही चॉकलेट मेल्ट हो गया हमने इसको बंद कर दिया। तो जैसे ही रूम टेम्परेचर पे रहेगा तो थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता थिक हो जाएगा, ठीक है। तो अभी तो हमने गरम गरम ड्रिजल करा है तो थोड़ा सा लिक्विड ही ज़्यादा है, लेकिन जब चॉकलेट रूम टेम्परेचर पे आती है तो वो आहिस्ता आहिस्ता स्टिफ होना शुरू हो जाती है। साथ में मैंने इसको थोड़ा सा अलग से भी सर्व कर दिया है। आप लोग चाहें तो ये जब थोड़ी सी स्टिफ हो जाए तो आप ब्रेड पे जो है वो स्प्रेड की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, चॉकलेट के वो केक्स के ऊपर जो है एज अ ग्लेज भी यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत सारे डिफरेंट तरीक़ों से ये यूज़ हो सकता है। और एक और चीज़ कि जब आप ये पैनकेक्स बना रहे हो तो आप वो जो बड़े इंटरेस्टिंग से जो मोल्ड्स होते हैं, जो सांचे होते हैं, वो भी लेके रख लें ताकि वो बच्चे बड़ा एंजॉय करते हैं ना, स्कूल में जाते हैं स्टार शेप में
मून शेप में, फ्लावर शेप में? वो बाद में भी ऐसा कटर की तरह कट भी कर सकते हैं और एक बड़े बड़े भी आते हैं इस तरीके के डिफरेंट शेप्स में, स्टार है, हार्ट है, वो आप पैन में रख के उसमें भी डाल के और बना सकते हैं। रेसिपी बताएं शबुनीसा। अच्छा, रेसिपी बता देती जल्दी से। ऑरेंज चॉकलेट पैनकेक्स के लिए हमने क्या किया, पैनकेक्स के लिए हमने 2 कप मैदा लिया, उसके अंदर हमने 2 अंडे शामिल करे, 1 टीस्पून के करीब बेकिंग पाउडर शामिल करा, दूध 250 ml यानी 1 पाव दूध शामिल करा, 100 से 150 ग्राम के करीब हमने ऑरेंज जूस शामिल करा और इन तमाम चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिया और हमने हल्का सा बटर जो है पैन में ऐड करके इसको कुक कर लिया दोनों साइड से, ठीक है। और चॉकलेट सॉस के लिए हमने क्या किया, 200 ग्राम चॉकलेट लिया, कुकिंग चॉकलेट जो आपके पास अवेलेबल हो, उसके अंदर मैंने 100 ग्राम्स ऑरेंज जूस ऐड करा, 100 ग्राम्स मैंने इसके अंदर टेट्रा पैक क्रीम ऐड करा, इसको गर्म किया, चॉकलेट मेल्ट किया और ऑरेंज चॉकलेट सॉस तैयार है। अच्छा शबुनीसा, अगर हमें वो चॉकलेट चाहिए जिसके अंदर नट्स और रेजन्स वगैरह हो, तो हम वो चॉकलेट ले सकते हैं जो बाजार में मिलती है? बिल्कुल बिल्कुल, वो भी या बाद में डालें नट्स और वो सब? देखिए, अगर आपके पास नट्स अवेलेबल है तो आप बाद में भी डाल सकते हैं, और अगर आपके पास वो वाला बार चॉकलेट का अवेलेबल जिसमें नट्स ऑलरेडी है, हाँ, तो वो भी डाल सकते हैं। तो उसी को मेल्ट कर लें? हाँ, उसी को मेल्ट कर लें। तो वो जो नट्स उसमें जो होते हैं वो रोस्टेड होते हैं, उसका फ्लेवर बड़ा अच्छा आ रहा होता है। लेकिन फिर एक और बात शबुनीसा, जब चॉकलेट मेल्ट करनी हो माइक्रोवेव में तो वो पता नहीं, समझ नहीं आता कितनी देर में करें, वो जल जाती है। तो आपने क्या करना है, चॉकलेट को थोड़ी ज्यादा हीट मिलती है तो वो जल जाती है, ठीक है। तो जब भी आप जो है माइक्रोवेव में आप उसको करें तो 10 सेकेंड के लिए, 10 सेकेंड आपने इसको मेल्ट किया, निकाला, मिक्स करा, ठीक है। अगर वो तब भी मेल्ट नहीं हुई तो दोबारा 10 सेकंड के लिए रखा। एक साथ जो है हम 30 सेकंड्स के लिए या 1 मिनट के लिए रखते हैं, उसमें चॉकलेट आपकी जल जाती है। अच्छा, ज़्यादातर इस बार ये होता है वाइट चॉकलेट जो होती है उसके साथ ज़्यादा हो जाता है, तो कभी आपको ऐसा लगे कि चॉकलेट आपकी ऑयल सेपरेट हो गया है और वो जो मिल्क टाइप उसका टेक्स्चर होता है वो अलग हो गया है, तो उसके अंदर 2 टेबलस्पून या 1 टेबलस्पून के करीब जो नॉर्मल मिल्क होता है, नॉर्मल टेम्परेचर पे, ठंडा नहीं शामिल कीजिएगा, वो शामिल करें और जो व्हाइट चॉकलेट को मिक्स करेंगे तो वो सेट हो जाएगी। ज़बरदस्त शबुनीसा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। वक्त हो जाता है ख़वातीन और हज़रात एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। बदलते मौसम के साथ तबीयत बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे उतार चढ़ाव का शिकार रहती है। काफ़ी ख़वातीन और हज़रात इस शिकायत को भी बताते हैं कि उनके जॉइंट्स में एकदम से पेन शुरू हो जाता है, कभी गायब हो जाता है, कभी एकदम से नॉर्मल रनिंग करते करते आपके घुटनों में पेन शुरू हो जाता है, फिर सही हो जाता है। इसकी क्या वजह है, जॉइंट पेन्स क्यों होते हैं और उनका इलाज क्या है, ये बताएंगे आज हमें हकीम शाहनज़ीर। अस्सलामुअलैकुम हकीम साहब, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। असुर भाई कैसे हैं? खैरियत बिल्कुल से? ठीक, आप खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। माशाल्लाह चमक रहे हैं आज आप। अरे बहुत शुक्रिया आपका सर। जी, माशाल्लाह हकीम आपकी साहब। बात ही हो रही। हकीम साहब मुझे एक बात बताइए, ये जोड़ों का दर्द किस वजह से होता है और आजकल यूथ में बहुत ज़्यादा देखा जाता है, यंग लड़के लड़कियों में? देखिए जो जिस तरीके से हमें आराम तलब हो चुके हैं ना, कि हम बाहर कम निकलते हैं, वॉक नहीं करते हैं, धूप नहीं लगती है हमें, दूध का इस्तेमाल नहीं करते हैं और ज़्यादातर बाहर की चीज़ें मंगवा के खा रहे होते हैं, तो प्लीज़ आप सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, जिसमें टिंडा, तुरई, लौकी, शलजम, अरवी, ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करें जो लेसदार चीज़ें होती हैं, जो आपके जॉइंट्स में लेस पैदा करती हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आमतौर पे जो जॉइंट्स पेन की शिकायत शुरू होती है वो तकरीबन मर्दों में जो होती है वो 45 साल बाद होती है, ख़वातीन में जो है वो 38 साल बाद होती है, तो किसी को भी हो सकती है। और दूसरा ये है कि आम तौर पे टीन एज में भी कमर दर्द की शिकायत होती है, जो आम तौर पे ज़्यादातर ख़वातीन में होती है, बच्चियों में होती है, जो कि कमर दर्द आम निस्वानी प्रॉब्लम की वजह से होती है, जिससे कमर में भी दर्द होता है और बेली बटन के नीचे, नाप के नीचे नलों में भी दर्द सा महसूस होता है। तो ये पुरानी तकलीफ़ जब हो जाती है तो इसका असर जॉइंट्स पे भी पड़ता है, जिसमें जॉइंट्स में गैप आना शुरू हो जाता है, टक टक की आवाज़ आती है। तो सबसे पहले मैं ख़वातीन की तकलीफ़ दूर करने के लिए मैं एक छोटी सी रेमेडी बनाकर दिखा रहा हूँ, आप इससे बनाइए और अपनी मुश्किल को आसान कर दीजिए। इसमें हमने टोटली 3 चीज़ें हैं। ये एक हम ले रहे हैं, ये गोंद फुलाई, ये इसका पाउडर है, ये हम लेंगे 50 ग्राम। गोंद फुलाई का पाउडर है? गोंद फुलाई, इसे चीड़ भी कहते होते हैं। ये पहाड़ी सिलसिले में इसके बहुत सारे दरख्त होते हैं, बड़े ऊंचे ऊंचे दरख्त होते हैं इसके। और दूसरा ये है सिंघाड़ा, ये आमतौर पे यहाँ पथारों पे भी मिल जाता है, ताज़ा होता है, ये सूखा हुआ पंसारी से मिलेगा, ये भी आपको 50 ग्राम लेना है। ये है कमरकस, इसे चुनिया गोंद भी कहते हैं और गोंद डाक भी कहते हैं, इसके 3 नाम हैं। ये भी हमने लिया 50 ग्राम। इन सबको मिला के ऐसे बारीक पाउडर बना लें और इसकी 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम, 1 कप दूध या पानी के साथ लें
और ये कंटिन्यू कुछ दिन इस्तेमाल करें। फ़ायदा आपको 2 दिन में हो जाएगा, तकलीफ़ में काफ़ी आराम हो जाएगा। इसे रोकिएगा नहीं, इसे कम से कम 1 महीना यूज़ करके छोड़ दीजिए, दोबारा आपकी कमर में दर्द नहीं होगा। ये उनके लिए भी बेहतर है जिनको चुक पड़ जाती है, ऐसे कहीं बैठे बैठे उठते हैं तो ऐसे थोड़ी देर के लिए झुक के चलते हैं, कहते हैं यार चुक पड़ गई है। ये उनके लिए भी बहुत बेहतर है, तमाम जिस्म की ताकत के लिए भी बेहतर है, क्योंकि इसमें जो सिंघाड़ा है वो है, इसमें फुल फ्रॉम कैल्शियम है, इसमें गोंद फुलाई है, इसमें विटामिन डी भी है और इसमें विटामिन के भी पाया जाता है। इसमें कमर कस है, इसके अंदर आयरन भी पाई जाती है और कैल्शियम भी पाया जाता है। इस तरीके से आपकी बॉडी में आयरन, कैल्शियम और विटामिन डी ये तीनों पूरी हो रही होती हैं। तो इस तरह आपका दर्द भी ख़त्म हो जाएगा और आप एक्टिव भी हो जाएंगे। बेहतरीन, ठीक है। अच्छा हकीम साहब, अगर कुछ ख़वातीन और हज़रात जो कि लेटर एज में ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम होता है या शुगर का प्रॉब्लम होता है, वो लोग भी ये ले सकते हैं? बिल्कुल इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें कोई मीठा नहीं है, कोई नमकीन नहीं है। इसे आमतौर पे हेपेटाइटिस का पेशेंट भी इसे यूज़ कर सकता है, ठीक है। क्योंकि इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो गर्म तासीर की हो बहुत ज़्यादा। ठीक है। देखें, एक चीज़ मैंने असफर भाई बताया कि एहतियात अफसोस से बेहतर है। बेशक। आप दवाओं से दूर रहना चाहते हैं तो थोड़ा सा अपनी ग़िज़ाओं में तब्दीली कीजिए। आप मुर्गन ग़िज़ाओं की जगह आप सब्जियों का इस्तेमाल करें, सी फूड्स का इस्तेमाल करें और अपनी ज़िंदगी में वॉक का हिस्सा बना लें। दूसरा, अपने आप को खुश रखा करें। जितना खुश रहेंगे आप दवाइयों से सबसे अच्छी बात है खुश रखा करें अपने आपको। मुझे एक बात बताइए, ये जो पेशेंट्स होते हैं यूजुअली जिनको इंतशार, एंजाइटी, डिप्रेशन, वो लोग भी इसको इस्तेमाल कर सकते बिल्कुल उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन लोगों को भी एंजाइटी, डिप्रेशन, टेंशन Arthritis रहती होता है कुछ लोगों को। देखिए, अर्थराइटिस अभी मैं एक नुस्खा बनाकर दिखा रहा ठीक है। हूँ। ये तो मैंने वो बनाकर दिखाया है जो कि आमतौर पे निस्वानी प्रॉब्लम की वजह से जो कमर में दर्द होती है, ख़वातीन के लिए, ख़वातीन के खास लिए तौर पे। आमतौर पे जिस्म टूट रहा होता है, सुस्ती काहली होती है, चेहरा पीला पीला लग रहा होता है और घबराहट, बेचैनी रहती है और चिड़चिड़ापन होता है, छोटी सी बात पे नाराज़ हो जाते हैं। ये वो चीज़ भी दूर हो जाएगी। और जो एंजाइटी के पेशेंट्स होते हैं वो एक अलग मैटर होता है। एंजाइटी, डिप्रेशन, टेंशन, कोई भी बात हो जाए उसके 10 मायने निकालना, रात को सोते हैं तो एक फिल्म की तरह दिमाग चल रहा होता है, कभी रोने को दिल करता है। तो ये चीज़ को ठीक करने के लिए एक ड्राई फ्रूट वालों से ही मिलेगी आपको मगज़ फिंदक। मगज़ फिंदक, इसे साफ़ करके बारीक पाउडर बना लें, 1 चाय वाली चम्मच 1 टाइम रोज़ाना लें। आप आस्ते आस्ते एंजाइटी से निकल जाएंगे। एक गर्दन के पीछे खिंचाव महसूस होता है, छोटी छोटी बात को अपने ऊपर हैवी कर देना, ये सारी चीज़ें आस्ते आस्ते दूर हो जाएंगी। ख़वातीन छोटी छोटी बातों पे क्यों नाराज़ होती हैं? बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, ज़रा दिल छोटा होता है ना उनका। हाँ। तो इसलिए वो जब दिल छोटा होता है तो अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशात को भी बड़ी बड़ी ख्वाहिशात समझने लग जाते हैं। तो जब वो पूरी नहीं होती हैं या बहुत ज़्यादा इग्नोर करना, वो चीज़ भी है उनको एंजाइटी की तरफ ले लगता है हकीम साहब को बहुत तजुर्बा है। जी हकीम साहब, दूसरी रेसिपी। देखिए, दूसरी रेसिपी है ज्वाइंट्स पेन। ज्वाइंट्स में जो गैप आ जाता है, ठीक है, उसमें टक टक की आवाज़ आती है, घुटना कभी सूज जाता है, कभी नॉर्मल हो जाता है, चलते हैं तो यूँ लगता है जैसे घुटना टूट रहा है। अगर बैठ जाते हैं तो चीज़ें पकड़ के उठते हैं, जैसे ज़ोर लगा के होते हैं कि हिम्मत ही ख़त्म हो रही होती है। एक ये प्रॉब्लम होती है, ये होती है अर्थराइटिस। एक होती है रोमेटाइज अर्थराइटिस। रोमेटाइज अर्थराइटिस में ये है कि एक एक जोड़ में दर्द भी होता है, साथ में सूजन भी होती है उसकी, कभी सूजन हो जाती है, कभी नॉर्मल हो जाती है। और तीसरी चीज़ होती है L4 और L5 के मोरों का हिल जाना, जिसमें ये है कि कमर से पीछे पीछे टांगों में दर्द आता है। और फिर उसके बाद जब ये ख़ास तौर पे इन सर्दियों के सीज़न में तो बेचारों की चीखें निकल जाती हैं, इस कदर पेन होता है। और एक होता है सर्वाइकल के मोरों का हिल जाना, जिसमें लेटते बैठते चक्कर महसूस होते हैं। और दूसरा ये है कि ज़मीन हिलती हुई महसूस होती है। और अगर इसमें S1 का मोरा दब रहा हो तो फिर हाथ पाँव भी सुन्न हो रहे होते हैं। तो ये तमाम चीज़ों का एक ऑलराउंडर नुस्खा मैं आपको बता रहा हूँ, जिसमें ये है कि आपके जॉइंट्स पेन भी ख़त्म होंगे, L4 L5 का यानी अरकुल निसा का दर्द भी ख़त्म होगा, साथ में सर्वाइकल का भी दर्द ख़त्म होगा। बहुत आसान है। आपने लेना है ये सफ़ेद मूसली, इसमें विटामिन डी की मिकदार बहुत ज़्यादा पाई जाती है और ये इसका पाउडर है ये, ठीक है। इसका वज़न हमने लिया 50 ग्राम। आप इलायची खाते हैं, ये उसके दरख्त की लकड़ी होती है, जड़ इलायची लकड़ी, ये भी हमने लिया 50 ग्राम। ये है सूरनजान शीरी, सेम लाइक सिंघाड़ा होती है, ये इसका पाउडर है। इसका वज़न हम डालेंगे 20 ग्राम, 20 ग्राम। ये है अजगन नागोरी, इसके अंदर विटामिन B12, B6 बहुत ज़्यादा पाया जाता है, ये इसका पाउडर है, ये भी हमने लिया 50 ग्राम। सिंघाड़ा फुल फ्रॉम कैल्शियम, ये भी हमने लिया 50 ग्राम। इन तमाम को मिक्स कर लें। एक चीज़ 20 ग्राम है, बाकी चीज़ें 50-50 ग्राम है। इनको मिला के ऐसे बारीक पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम, 1 कप दूध या पानी से।
और ये कंटिन्यू 2-3 महीने यूज़ करना है। फ़ायदा आपको जिस तरह पहले बताया 2-4 दिन में वाज़ेह हो जाएगा, तकलीफ़ में काफ़ी आराम आ जाएगा आपको, और इसे आपने कंटिन्यू रखना है। और कोशिश कीजिए जैसे आलू, चावल, गोभी, पराठा, ये चीज़ें ज़रा कम इस्तेमाल कीजिए। अच्छा असफर भाई, एक चीज़ और है, इसे तो 3 हमारे साथ महीना एक यूज़ कॉलर है करेंगे। हकीम साहब, जी। आपके लिए एक कॉल है, मुल्तान से बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। कौन बात कर रही है? मैं फराह बात कर रही हूँ जी मुल्तान से। जी जी फरा, क्या सवाल है आपका? जी, मेरे ना 2 सवाल हैं। मेरी ना बेटी है 7 साल की, उसके ना डैंड्रफ भी है और बालों की ना बिल्कुल ग्रोथ नहीं हो रही, बहुत मतलब बारीक से बाल हैं। ठीक है, और दूसरा सवाल? और दूसरा सवाल है, उसी बच्ची का ना टॉन्सिल भी बहुत ज्यादा है, मतलब रात को नाक बंद हो जाता है, खराटे लेती है। डॉक्टर वगैरह को भी चेकअप करवाया तो वो कहते हैं कि ना गले के पीछे भी इसकी ना दूध का भी मसला है, और टॉन्सिल ना बहुत मतलब बड़े हुए हैं, और कुछ भी नहीं मतलब बच्ची को देते फिर भी टॉन्सिल हो जाते हैं, अक्सर उसे रह जाते हैं। अच्छा, बाजार की तमाम चीजें मतलब हम बिल्कुल नहीं देते, सिर्फ एक बिस्कुट कभी कभी लेके जाती है और कुछ भी नहीं देते। मैं तो समझ क्या गया। करें, इसके लिए बहुत परेशान है। देखिए बच्ची की उम्र 7 साल बताई है ना, आप इससे कोशिश, इन्हें साइनसाइटिस एलर्जी तो नहीं है, एक नाक बंद होती है, गले में रेशा वही गिरता कह हो? रही है। हाँ जी, गले में अच्छा, रेशा ये ना, होता है, तो कभी इसकी कभी वजह रेशा से ज्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है। जी मेरी बहन, आप स्क्रीन के सामने आ जाइए, मैं अभी आपको बताता हूँ क्या इस्तेमाल जी, करें। और बेहतर ये होगा फरा कि अभी जो हकीम साहब आपको नुस्खा बताएंगे वो आप मोबाइल फ़ोन से रिकॉर्ड भी कर लें ताकि आपको फ़ायदा हो सके। जी तो हकीम भाई साहब। जब गले में रेशा गिरता है ना, इसमें तेज़ाबियत होती है, ये गला ख़राब कर देती है, इसमें यह है कि टॉन्सिल्स बनना शुरू हो जाते हैं, और बेतहाशा बाहर की चीज़ें बच्चों को कोशिश कीजिए ना दीजिए। और एक लकड़ियाँ आती हैं मुलेठी, उसका आधा इंच का टुकड़ा, बनफशा के पत्ते 1 चम्मच, इसे 1.25 कप पानी में डाल लें, उबाल लें। जब 1-2 जोश दे के उतार के इसकी 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच दोपहर, 2 चम्मच शाम को दें आप देख रहे हैं ये कुछ दिन देंगे, ये आस्ते आस्ते नॉर्मल होना शुरू हो जाएंगे। इसी की वजह से जब गला ख़राब रहता है ना, टॉन्सिल्स बढ़ते हैं तो बुखार सा फील होता है, वो चीज़ भी इनकी दूर हो जाएगी। ठीक है। दूसरी चीज़ उन्होंने बताया कि डैंड्रफ होती है और सर में ये है कि और बाल बढ़ भी नहीं रहे, और थिनिंग है बालों में। बिल्कुल पतले बाल हैं। तो उसके लिए आपने लेना है 1 पाव नारियल का तेल ले लें, अगर नारियल का तेल आपको सूट नहीं करता तो आप तिल का तेल ले लें, उसमें 4 पत्ते अमरूद के डाल लें, और 1 चम्मच कमेला पाउडर डाल के 1 घंटा धूप में रख लें, आपका ऑयल तैयार हो गया। और ये तेल सर पे लगाइए आप जैसे ही लगाएंगे 15-20 मिनट के बाद सर धो लेंगे, 50% ड्राइनेस ख़त्म हो जाएगी। और आस्ते आस्ते जब आप ये मुकम्मल ठीक हो जाए तो आप इसे रोक भी सकते हैं, और इसे आप परमानेंट कंटिन्यू भी जारी रख सकते हैं, कोई महंगा इलाज नहीं है ये। सिर्फ अमरूद के 4 पत्ते ले लें, 1 पाव नारियल का तेल हो या तिल का तेल हो उसमें डाल लें, और 1 चम्मच कमेला पाउडर पंसारी से मिल जाएगा, वो डाल के 1 घंटा धूप में रख लें, आपका ऑयल तैयार हो गया। और ये तेल 1 दिन छोड़ के लगाइए। ज़बरदस्त। अच्छा हकीम साहब, बहुत सारे लोगों को साइनस का इशू वैसे भी रहता है, चाहे सर्दियाँ हो चाहे गर्मियाँ हो, और आपको पता है कराची में ह्यूमिडिटी का भी एक अंसर रहता ही है। आप ये जो स्टीम लेने का जो सिलसिला होता है, इसके अंदर क्या चीज़ें मिलाई जाए कि स्टीम और ज़्यादा? देखें असफर भाई, सबसे बेहतरीन होता है सादे पानी की स्टीम लेना। सादे पानी की जी स्टीम। हाँ, उसको आप गर्म करें उससे, क्योंकि ये धूल, मिट्टी, खुशबू, बदबू, किसी भी चीज़ से एलर्जी होती है, अचानक छींकें आना शुरू होती हैं, गला ख़राब हो जाता है, बुखार सा फील होता है, और बहुत सारी एंटी एलर्जीज इस्तेमाल करते हैं। एक कहवा मिलेगा आपको, एक पत्ते मिलेंगे पंसारी की दुकान पे, बरगे बांसा के नाम से, बांसा के पत्ते 1 चम्मच और गाउजुबान के पत्ते 1 चम्मच 1.25 कप पानी में डाल लें, उबाल लें, 1 कप सुबह 1 कप शाम पिएं। जब तकरीबन ठीक हो जाएं तो ये 1 टाइम रोज़ाना पिएं। आप देखिए आपका साइनसाइटिस एलर्जी कुछ अरसे के अंदर कंप्लीट तौर पे ख़त्म हो जाएगा, ख़त्म ही हो जाए इंशाल्लाह। ज़बरदस्त। ख़वातीन और हज़रात, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। हकीम शाह नज़ीर हमारे साथ मौजूद है, अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कॉल करके उसका जवाब हासिल कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे थोड़ी सी देर पर। ख़वातीन और हज़रात, एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। हकीम शाह नज़ीर हमारे साथ मौजूद है। जी हकीम साहब। जी, हमने एक नुस्खा बनाया जॉइंट्स के लिए, एक बनाया ख़वातीन के अमराज के लिए। एक प्रॉब्लम होती है ऑस्टोप्रोसिस। जी, ऑस्टोप्रोसिस यानी हड्डियों का बुरबुरापन, ये बहुत ज़्यादा आम होता जा रहा है। ये ख़वातीन में भी हो जाती है, मर्दों में भी हो जाती है, सबको हो जाती है। ऐसे पेशेंट को ज़्यादा चलने नहीं दिया जाता, ज़्यादा खड़े रहने नहीं दिया जाता, और अगर चलते भी हैं तो वो देख के चलते हैं, कहीं चोट ना लगे, हड्डी टूट ना जाए, कहीं गिर ना जाए, क्योंकि इसकी थोड़ी सी तकलीफ, एक टकराव से भी हड्डी टूट जाती है, क्योंकि हड्डियाँ बुरबुरी हो चुकी होती हैं। तो ऐसी सूरत में आप बोन से स्क्रैनिंग करवाएंगे, जब उसमें आगे आपको क्या ऑस्टोप्रोसिस हो रहा है आपको, तो आपने एक खजूर के दरख्त का गोंद होता है, गोंद छुआरा कहते हैं,
खजूर के दरख्त का गोंद, उसकी 1 चम्मच जो है वो 1 गिलास दूध में मिला के 1 टाइम रोज़ाना पिएं, 3-4 महीने यूज़ करके अपना बोन स्क्रैनिंग करवाएं, आपको नुमाया फ़र्क मिलेगा इंशाल्लाह। अच्छा, बहुत बेहतरीन है ये बेहतरीन, ज़बरदस्त। गोंद छुआरा। हालांकि ये पंसारियों का बड़ा सख्त वो होता है, रबड़ की तरह होता है, उसको तोड़ने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो इसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप 100 ग्राम गोंद छुआरा लेके उसे पानी में डिप करके पकाएं, इतना पकाएं कि वो शहद की तरह नरम हो जाए और वो पानी जल जाए और गोंद छुआरा रह जाए। फिर इसे कपड़े में छान लें ताकि उसमें लकड़ी कंकर जो भी होंगे वो भी साफ़ हो जाएंगे और एक साफ़ सुथरा गोंद छुआरा आपके पास आ जाएगा। 1 चाय वाली चम्मच, 1 चाय वाली चम्मच से ज़्यादा ना लें, 1 गिलास दूध में मिलाया, 1 टाइम किसी भी वक्त 24 घंटे में 1 बार रोज़ाना पिएं। आप देखिएगा ये ऑस्टोप्रोसिस के लिए बहुत बेहतरीन है ये। ज़बरदस्त। हमारे साथ सहरिश हैं गुजर खान से। जी अस्सलाम वालेकुम सहरिश। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं? ठीक है बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया। क्या सवाल है आपका सहरिश? सर, मुझे ये पूछना है कि मेरा बहुत ज़्यादा जो है ना वो बीपी लो रहता है, आंखों में दर्द, सर में दर्द, और जो मतलब होता है ना किसी की बीमारी में ब्लड प्रेशर हाई, और मेरा जो है ना लो रहता है बहुत ज़्यादा। ये पूछना था। और मेरी सिस्टर हैं, वो पेशावर में होती हैं, उनके अक्सर जो है ना खांसी रहती है और गले में बहुत ज़्यादा रेशा रहता है। ये उनकी पूछना था मैंने। बिल्कुल। सहरिश आपकी एज क्या है? मेरी तकरीबन है 30 साल तक। 30, ठीक है, ज़बरदस्त। जी हकीम साहब। जी इनकी जो और मुझे एक और बात पूछनी थी। जी जी। मेरे फेस में ना बहुत ज्यादा बाल रहते हैं, बालों की मेरी जितना भी कोशिश करती हूँ कि इनकी ग्रोथ कम हो जाए, लेकिन ये कम नहीं होती। हर मंथ मुझे थ्रेडिंग करवानी पड़ती है, थ्रेडिंग से जो ना मेरा फेस बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। बेहतर मेरी बहन, इंशाल्लाह ये भी ठीक हो जाएगा आपका। अच्छा, पहले सबसे पहले मैं इनकी सिस्टर का बताऊंगा जिनको बहुत ज़्यादा खांसी रहती है, जैसा पेशावर की सर्दी भी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। तो आपने 10 दाने काली किशमिश ले लें, काली किशमिश 10 दाने 1.25 कप पानी में डालें, उबाल लें। उबालने के बाद ये कहवा तैयार हो गया। 1 कप सुबह 1 कप शाम पिएं, सिर्फ 2 या 3 दिन तक। खांसी, बलगम, रेशा ये सब साफ़ होगा और सांस लेने में भी बेहतरी हो जाएगी। दूसरी चीज़ जो अभी हमारी सिस्टर ने बताया कि इनको फालतू बाल आ रहे हैं, उसको ये हार्मोन्स के डिसबैलेंस होने की वजह से ऐसे पेशेंट को गर्मी भी बहुत फील होती है, पसीना भी बहुत ज़्यादा आता है और चलते हुए सांस भी फूलता है। तो आपने लेना है किस्तुल बहरी, जिसे किस्त शीरी कहा जाता है। ये आप 100 ग्राम ले लें, मुल्तानी मिट्टी 20 ग्राम ले लें, इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें और जितना लगाना हो उतना पानी में पेस्ट बनाएं और अपने फालतू बालों पे लेप कर लें। रात को लगाएं, सुबह धो लें, रात को लगाएं, सुबह धो लें। ये कम से कम 2-2.5 महीने कीजिएगा, ये बारीक होके ख़त्म हो जाएंगे, दोबारा नहीं निकलेंगे अच्छा इंशाल्लाह। अच्छा, और वो कह रही थी कि मुझे आंखों में दर्द रहता है, थकन सी बीपी लो रहता है जिनको, बीपी लो रहता है। देखो जिनको भी लो बीपी की शिकायत रहती है वो 4 दाने आलू बुखारा, जो खुश्क आलू बुखारा मिलता है बिरयानी में डालते हैं, 4 दाने आलू बुखारा 1 गिलास पानी में डालें और 1 चाय वाला चम्मच सौंफ डालें, मिक्स कर लें, एक 15-20 मिनट के लिए रख लें ताकि ये थोड़ा सा घुल जाए। फिर इसे चम्मच के साथ शेक कर लें और छान के वो पानी पी लें। आप देखिएगा आस्ते आस्ते बीपी भी नॉर्मल हो जाएगा और ये आंखों में बोझ महसूस होना, ये सर दर्द महसूस होना और भूख का ना लगना, तबीयत में गिरानी, सुस्ती, काहली, ये भी दूर हो जाएगी। ये प्रेगनेंसी के दौरान भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि बहुत निडाल होते हैं, नोज़िया होता है, दिल मतली करता है, ये उनके लिए भी बहुत बेहतर है। अच्छा, हमारे साथ फरिया की कॉल है सरगोदा से। जी अस्सलाम वालेकुम फरिया। वालेकुम सलाम। जी फरिया, क्या सवाल है आपका? भाई मेरा सवाल ये है कि इंसान से कि बच्चों के जिस्म पे खारिश है, ये जो सर्दियों की वजह से खारिश हो रही है ना, तो उसका कोई इलाज बताएं। अच्छा, और कोई बस और? यही। बस यही सवाल है। अच्छा, बच्चों के जिस्म पे खारिश है सर्दी की वजह से। देखिए जिन लोगों को भी जो बॉडी में ईचिंग खारिश होती है, ये ड्राई वेदर की वजह से होती है, ऐसे लकीर लगती है अगर खारिश भी करते हैं तो वाइट कलर की, आपने लेना है गंधक आंवला सार। गंधक आंवला सार, इसको बारीक पाउडर बना लें और सरसों के तेल में मिला के पूरी बॉडी पे लगाएं। रात को लगा लें, सुबह नहा लें। ये सिर्फ 7 दिन करना है आपने। इंशाल्लाह हर किस्म की खारिश जो है वो बैरूनी खारिश जो होगी ये सारी दूर हो जाएगी। अगर आपके खून में कोई प्रॉब्लम हो रही है जिसकी वजह से ड्राइनेस नहीं है लेकिन ये खून में शामिल है तो इसकी वजह से हो रहा है, तो आपने 5 दाने पनीर बूटी के 1 गिलास पानी में भिगोना है और सुबह निहार मुँह छान के पीना है। ये बड़ों के लिए बता रहा हूँ पीने के लिए, छोटे बच्चों को सिर्फ लगाने वाला ये इस्तेमाल करा लें, उसी से ठीक हो जाएंगे। अच्छा, अजीम अलवी साहब ने हमसे कराची में पूछा कि मेरे वालिद साहब हैं, उनकी उम्र तकरीबन 80 साल है और घुटनों में बेतहाशा दर्द रहता है। देखें ये जो मैंने अभी अर्थराइटिस पेन बताया घुटनों के दर्द का, जो हमने अभी ये 4-5 चीज़ों का बनाकर दिखाया, जिसमें हमने सिंगाड़ा, अजगन्ना गोरी और सफ़ेद मूसली, जड़ इलायची, लकड़ी,
ये 50-50 ग्राम, सूरजजान शीरी 20 ग्राम, जो अब मैंने ये बनाकर दिखाया आप लोगों को, ये आप उनको इस्तेमाल कराएं, क्योंकि ये मैंने अपने वालिद साहब को भी दिया था। 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम, दिन में 2 मरतबा दें और ये 2-3 महीने यूज़ कराएं। इंशाल्लाह वालिद साहब से वॉक करवाइएगा, इंशाल्लाह तकलीफ नहीं होगी। अच्छा, लेटर एज में भी सही? बिल्कुल बिल्कुल, काम किसी भी एज में यूज़ कर सकते हैं इसे। बेहतरीन। आजकल अर्थराइटिस जो है ये बता के नहीं आ रही है, ये तो 20 साल के बच्चों को भी हो रही है आजकल, बिल्कुल। तो इसलिए बहुत एहतियात कीजिए आप लोग। हमारे साथ बुशरा हैं साहिवाल से। जी अस्सलाम वालेकुम बुशरा। वालेकुम सलाम। सर जी, ये मैंने ना हकीम शाह नज़ीर से बात करनी थी। जी बात कीजिए। जी मेरी बहन, वो हकीम साहब, मेरी ना बेटी थी, जब पैदा हुई थी तो उसके बाल बहुत खूबसूरत थे, लेकिन अब वो जैसे जैसे बड़ी होती जा रही है ना, उसके बाल बहुत वीक होते जा रहे हैं। अभी और बच्चे की बालों उम्र में ना कितनी है? मतलब सर खाली खाली हो गया है, बाल। स्कैल्प खाली, सर खाली हाँ, खाली। अभी उम्र कितनी है? बेटी की उम्र कितनी है आपकी बुशरा? अभी 8वें साल में वो लगी है। 8वें साल में? 8वें साल में। हाँ ठीक जी, है। 3-4 साल तक तो उसके बाल बहुत ठीक रहे थे। जब से वो मतलब 5 ईयर में लगी है ना, ये 2-3 साल हो गए, उसके बाल बिल्कुल मतलब कम होते जा रहे हैं, बालों की रंगत भी बदल गई है। मैं समझ गया हूँ। अच्छा, ज़बरदस्त। जी देखिए असफर भाई, ये बालों का मसला बहुत ज़्यादा है लोगों को, और बाज़ जैसे 5 साल से लेके जो नुस्खा मैं अभी बता रहा हूँ आप लोगों को, ये 5 साल से लेके 60-70 साल वाले तक इस्तेमाल कर सकते हैं। और जिनके बाल गिर रहे हों, बाल पतले हो रहे हों, बाल बढ़ नहीं रहे हों, चौड़ी मांग निकल रही हो, 2 मुंह हो रहे हों बालों के, और सर खाली खाली लग रहा हो, और यूं करते हैं तो लटें निकलती हैं, तो उनके लिए ये नुस्खा है। आपने लेना है तिल का तेल आधा पाव, रोगन तुख्म हिना यानी मेहंदी के बीजों का तेल ये भी आधा पाव, कलौंजी का तेल 30 ml, कद्दू का तेल 30 ml, इनको मिला लें और इसमें 1 चम्मच सुरमा डालें जो आँखों में डालते हैं, और 1 इंच का टुकड़ा बाल छिड़का डाल के 1 घंटा धूप में रख लें, आपका ऑयल तैयार हो गया। और ये तेल आपने सिर्फ बालों की जड़ों में लगाना है। 2 घंटे के बाद धो लें या रात को लगा लें, सुबह धो लें, 1 दिन छोड़ के। पहले ही 10-12 दिनों में आपके बाल गिरना बंद हो जाएंगे, उसके बाद घने होना और तेज़ी से बढ़ने शुरू होंगे। आपकी सोच से भी ज़्यादा आपके बाल लंबे होंगे इंशाल्लाह। ज़बरदस्त। अच्छा हकीम साहब, बहुत सारे लोग हैं जिनकी आईब्रो भी लाइट होती है, जी भवें गायब हो जाती हैं, पलकें कम होती हैं, वो भी ये लगा सकते हैं? बिल्कुल, वो भी ये पलकों पे भी लगा सकते हैं, सॉरी आईब्रोज पे लगा सकते हैं। और पलकों के लिए जो होता है वो कैस्टर ऑयल लगाया जाता है। कैस्टर ऑयल? कैस्टर ऑयल बिल्कुल, और कोई ना लगाएं। आपने बवों पे ये लगा सकते हैं आप अच्छा, आईब्रोज। हमारे साथ जहूर साहब हैं रावलपिंडी से। जी अस्सलाम वालेकुम जहूर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम, सब कैसे हैं आप? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या सवाल है आपका जहूर साहब? ये हकीम साहब से मेरा सवाल है कि मुझे गैस प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। जी जहूर साहब, क्या मैं एज है? चलते फिरते भी गिरने की पोजीशन हो जाती है ना, अच्छा। गैस की वजह से। और आपकी क्या एज है? मेरी एज इस वक्त 58 है। 58 है। और आपका वेट कितना है? वेट मेरा इस वक्त तकरीबन 98 kg है। 98 kg है। और ब्लड प्रेशर या शुगर तो नहीं है आपको? शुगर या ब्लड प्रेशर तो नहीं? शुगर या ब्लड प्रेशर तो नहीं है जहूर साहब आपको? जी ब्लड प्रेशर का कोई प्रॉब्लम नहीं है सच। ब्लड प्रेशर का कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी हकीम साहब। देखें, जिन लोगों को भी गैसेस बहुत ज़्यादा रहती हैं, अफारा हो जाता है, खट्टी मीठी डिकारें आती हैं, मैदे में जलन शुरू हो जाती है, पेट फूल जाता है, उसको ठीक करने के लिए आपने लेना सूखे लीमू। सूखे लीमू 50 ग्राम, पुदीना देसी 50 ग्राम, अनारदाना 50 ग्राम, सना मक्की 50 ग्राम, इसको मिला के बारीक पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम, खाना खाने के बाद पानी के साथ लें। फ़ायदा पहले ही दिन होगा। ये हाई बीपी का पेशेंट भी ले सकता है, शुगर का पेशेंट भी ले सकता है, और जब मुकम्मल ठीक हो जाए आप इसे रोक दीजिए। ज़बरदस्त। सना मक्की से तो क्या याद दिला दिया आपने हकीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ख़वातीन और हज़रात, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। आपकी ज़िंदगी को, आपके चेहरे को, आपकी स्किन को, आपके बालों को खूबसूरत बनाने के लिए आज हमने दावत दी है एक बहुत ही शानदार डर्मेटोलॉजिस्ट को। हमारे साथ है डॉक्टर ज़ारा शाह। कैसी डॉक्टर साहब आप? बिल्कुल ठीक, खैरियत से? बिल्कुल ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि चूँकि आपको पता है कि तेज़ी से मौसम चेंज हो रहा है, और कराची का मौसम आपको पता है इतनी सर्दी पहले पड़ी नहीं। अभी भी हमारे साथ हकीम शाह नज़ीर थे, तो सबसे ज़्यादा जो कॉल्स आ रही थी वो बालों के लिए ही हमारे पास आ रही थी कि बाल वीक हो रहे हैं, और यकजा मर्द और ख़वातीन में यकजा प्रॉब्लम्स हैं। आपके ख्याल से बेसिक क्या क्या थेरेपीज जो हम कर सकते हैं?
देखिए हेयर फॉल विंटर्स में बहुत ज़्यादा कॉमन है। पूरे ईयर में जो हेयर फॉल का सीज़न होता है वो अमूमन विंटर्स में आता है। तो विंटर्स में नॉर्मल हेयर फॉल है और इसके अलावा बहुत ज़्यादा वायरल इन्फेक्शंस हुए, कोविड, डेंगू, उसके बाद हेयर फॉल बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया। तो हेयर फॉल के लिए हमारे पास बहुत सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस है। पीआरपी तो सबको पता ही है, पीआरपी, बट पीआरपी इसलिए हम सबको नहीं एडवाइस करते जस्ट बिकॉज कि कोविड, डेंगू और जितने भी वायरल इन्फेक्शन है उसमें आपके प्लेटलेट काउंट वीक हो जाते हैं। तो पीआरपी बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं देती। ट्रीटमेंट ऑप्शंस में हमारे पास हेयर मेसोथेरेपी है, हेयर फिलर्स हैं। हेयर फिलर भी इट्स अ कॉम्बिनेशन, बहुत अच्छे सारे जितने भी प्रोडक्ट्स आपके बालों को जो वीक कर रहे होते हैं, बालों की कमी होती है, वो डायरेक्टली हम हेयर फिलर इंजेक्ट कर देते हैं। उसके सेशंस होते हैं बट बहुत अच्छे रिजल्ट्स इसमें मिलते हैं। उसके अलावा वी डू हैव जो बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई है, दैट इज़ एक्सोसोम्स। एक्सोसोम्स अभी बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई है और वो पाकिस्तान में बहुत कम डर्मेटोलॉजिस्ट हैं जो कर रहे हैं। तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में एक्सोसोम्स हैं, वो हम कभी नेक्स्ट सेशन में आपको लाइव करके दिखाएंगे। उसमें ये है कि आपका जितने भी प्रॉब्लमेटिक स्कैल्प है, हेयर फॉल हो गया, डैंड्रफ हो गया, डर्मेटाइटिस हो गया, तो उसको वो बहुत अच्छा कवर करता है एंड इट जस्ट नीड्स वन सेशन। अभी क्योंकि आप लोगों ने पीआरपी तो बहुत देखा होगा और जितने भी टॉपिकल ट्रीटमेंट है, सपोर्टिव थेरेपीज़, शुरू में हम क्लाइंट्स को कहते हैं कि आप बालों के लिए विटामिन्स खाएं या फिर तेल लगाएं या कुछ भी करें जो हाथ टोट के कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप पे हम ट्रीटमेंट सेशंस की तरफ आते हैं, फिर हम उसको स्टेप बाय स्टेप अपग्रेड करते हैं। तो अब पीआरपी, मेसोथेरेपी तो सब लोगों को पता ही है। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप फिलर की तरफ लाए कि इट्स काइंड ऑफ फिलर वी जस्ट इंजेक्ट जितने भी प्रॉब्लमेटिक पॉइंट्स होते हैं, जैसे सुपरफिशियली मेल पैटर्न बैलेंस होती है, उसको कवर करता है बहुत अच्छा। डॉक्टर साहब, मिसेस जावेद ने कराची से सवाल किया है कि उनको हेयर लॉस का प्रॉब्लम काफ़ी अरसे से था। बाय द टाइम शी टर्न 40-41 तो उन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट करा लिया अपना। मिसेस जावेद ने वो कह रही कि जब तक मैं मोनोक्सिडिल इस्तेमाल कर रही थी बाल हेल्दी थे, सही थे। मोनोक्सिडिल जब से डिसकंटिन्यू किए बाल फिर से कमज़ोर हो गए। अच्छा, हेयर ट्रांसप्लांट के बाद भी देखिए हेयर ट्रांसप्लांट फीमेल्स में ये होता है कि आपको अपने हार्मोन्स का भी चेक एंड बैलेंस रखना है। यू नीड टू करेक्ट योर आयरन प्रोफाइल बिकॉज जैसे जैसे यू टर्न इनटू 40s आपका आयरन प्रोफाइल और हार्मोनल डिसबैलेंस होता है, वो भी एक सेल्फ कॉज है मतलब हेयर फॉल की। तो यू नीड टू करेक्ट द कॉज। जितने भी इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं उनको पहले करेक्ट करना पड़ता है, उनको करेक्ट करना है। तो हार्मोनल प्रोफाइल कराएं। उसके साथ मिनॉक्सिडिल आई वुड नॉट रिकमेंड। मिनॉक्सिडिल देखिए एक सर्टेन पॉइंट के लिए ठीक रहती है कि आप 1 महीने 2 महीने इस्तेमाल करें, बट प्रोलॉन्ग थेरेपी में मिनॉक्सिडिल के साइड इफ़ेक्ट्स हैं हेयर फॉल। अगर आप बहुत लंबा इस्तेमाल करें 2-3 मंथ्स के लिए इट्स फाइन, बट अगर हेयर ट्रांसप्लांट कराए तो आई डोंट थिंक सो शी वुड वो उनको बहुत लंबा इस्तेमाल करना चाहिए मिनॉक्सिडिल। अब पीआरपी कराएं बिकॉज हेयर ट्रांसप्लांट के बाद भी पीआरपी रिकमेंडेड है। पीआरपी या फिर हेयर मेसोथेरेपी, मिनॉक्सिडिल का स्टॉप करें। डॉक्टर साहब, साइड इफेक्ट्स क्या होंगे मिनॉक्सिडिल के? हेयर थिनिंग नहीं, हेयर फॉल बिकॉज वंस यू आर यूजिंग योर स्कैल्प गेट्स यूज्ड टू। ठीक है। तो उसके बाद डिसकंटिन्यू करेंगे तो फिर वो बैक टू स्क्वायर वन, बैक टू एंड ड्राइनेस करेगा। और ड्राइनेस करेगा। देखिए स्कैल्प को साफ सुथरा रखना ज़रूरी है। ड्राइनेस मतलब फंगस एंड डैंड्रफ, तो वो भी हेयर फॉल का एक रीजन बनेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, हमसे अलीना ने पूछा है फ्रॉम लाहौर, उनको स्टाई हो जाता है आंखों में, लिड में मोटे मोटे दाने हो जाते हैं और उन्होंने किसी किस्म की कोई थेरेपी नहीं की, इसकी क्या वजह है? स्टाई की एक रीज़न है कि आप आंखों को साफ नहीं रखते। आंखों को प्रॉपर्ली वॉश करना बहुत ज़रूरी है विद अ फोमिंग वॉश, लाइक कोई भी बच्चों वाला शैम्पू या फोमिंग वॉश से प्रॉपर्ली आइज़ को क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ वो एक रीज़न है स्टाई बनने का, और कोई रीज़न नहीं है। और कोई रीज़न नहीं है। और ये कि कंटिन्यूस रिकरेंट इन्फेक्शन होता है क्योंकि बिकॉज सेबेशियस ग्लैंड्स, जितने भी ग्लैंड्स हैं वो आपके ऑयली होके ग्लैंड्स पोर्स क्लॉग हो जाते हैं, तो वॉश करना ज़रूरी है उसके लिए। अच्छा डॉक्टर साहब, हमसे मिसेस उमैर ने पूछा स्किन पे ड्राइनेस की वजह से ड्राई पैचेस हो जाते हैं जो कभी कभार बहुत तकलीफ दे होते हैं, कोई आसान हल बताएं। ये सरगोदा में रहती है। स्किन को मॉइस्चराइज करें, प्रॉपर्ली मॉइस्चराइज करें। कोई ऐसी चीज़ ना लगाएं जो आपकी स्किन को इरिटेट करिए, जिसकी इरिटेशन की वजह से ड्राई पैचेस होते हैं। और सन एक्सपोजर, जितना धूप का और चूल्हे के एक्सपोजर की वजह से भी ड्राइनेस होती है, तो सन ब्लॉक की प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। और स्टेरॉइड क्रीम्स का अवॉइड करें। स्टेरॉइड क्रीम्स को अवॉइड करें। डॉक्टर साहब, आपको पता बहुत सारे लोग हैं वो बैट में एक ऑब्सेसिव तरीके से बिलीव करते हैं चेहरे के लिए खास तौर पे। देखिए मैं ये कहूँगी कि
ये आज के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज ये कि प्लीज़ स्टेरॉइड की क्रीम्स का, मैं किसी क्रीम का नाम नहीं लूँगी, ये डब्बी वाली क्रीमें, गोरा होने वाली क्रीमें को बिल्कुल बंद करें। इससे स्किन इतनी ज़्यादा ख़राब होती है कि लोग हमें लाखों देने के लिए तैयार होते हैं, बट हम उनकी स्किन ट्रीट नहीं कर सकते। लेकिन डॉक्टर साहब उससे कहते हैं कि इतना एक जादुई देखिए, जो चीज़ जितनी जल्दी जादुई असर करती है उतनी जल्दी उसके ख़राब रिजल्ट्स भी आते हैं। आपने देखा है लोगों की स्किन बिल्कुल लाल और इतनी ज़्यादा वेन्स नज़र आ रही हैं और जादुई क्रीम से गोरे हुए और 10 दिन बाद इतने ही काले हो गए। तो ये होता है ना। बिल्कुल। तो इसलिए अच्छा, आज डॉक्टर साहब आप हेयर मीजोथेरेपी करने वाली हैं। जबरदस्त। खवातीन और हज़रात, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको लाइव डॉक्टर ज़ारा हेयर मीजोथेरेपी करके दिखाएंगी और वो ये भी बताएंगी आपके बालों के लिए कितनी ज़रूरी है। लेते एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं आपसे थोड़ी सी। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर ज़ारा शाह, बेहतरीन डर्मेटोलॉजिस्ट हैं और लाइव आपको आज हेयर मीजोथेरेपी करके दिखा रही हैं। जी डॉक्टर साहब। जी, ये मेरा एक पेशेंट है जो कंप्लेंट के साथ आए हेयर थिनिंग एंड हेयर फॉल की। हमारे पास जैसे कि मैंने बताया बहुत सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस थे कि हम क्या क्या कर सकते हैं। पीआरपी हम इसलिए नहीं करें बिकॉज मैंने इनकी हिस्ट्री ली। रिसेंटली ये कोविड इनको हुआ था, तो उसकी वजह से इनका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग नहीं है, इसलिए हम पीआरपी को ऑप्शन ड्रॉप करें। तो देखें, जितने भी पेशेंट्स हैं जो फ़ौरन आते हैं कि आप हमारी पीआरपी कर दें, हमें हिस्ट्री लेना बहुत ज़रूरी है कि जिन पेशेंट्स को कोविड या डेंगू हुआ है हम उनकी पीआरपी विद इन 3 मंथ्स नहीं करते। इनको कोविड के बाद देखिए इतनी ज़्यादा फ्रंटल थिनिंग हुई है कि पूरी बैलेंस आ गई है, मेल फ्रंटल बैलेंस, ये पूरा पैच आ गया। दो इनके हेयर ग्रोथ बहुत अच्छी है पीछे से, बट ये आ गया हेयर फॉल। तो इसके लिए हम पीआरपी नहीं करें। नाउ वी आर डूइंग अ लेटेस्ट टेक्निक जो कि हेयर फिलर है। हेयर फिलर हम इसलिए ऑप्शन इसका देख रहे हैं बिकॉज इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स है जो कि आपके हेल्दी स्कैल्प और हेयर थिनिंग को ख़त्म करके आपके फ्रंटल हेयर में ग्रोथ करेंगे। ठीक है। तो डॉक्टर साहब, जो इनकी एक मेल पैटर्न बाल्डनेस जो आ रही है, ये कवर हो जाएगी इससे? ये कवर हो जाएगी। तो ये वंस मंथली सेशन लेंगे हेयर फिलर का और हम सिर्फ इन फ्रंटल पॉइंट्स को कवर करेंगे। ठीक है। बिकॉज हेल्दी स्कैल्प है सिर्फ अभी, और रिसेंटली बिकॉज ही इज़ अ रेगुलर पेशेंट, ये विजिट करते रहते हैं अपने फेस के प्रॉब्लम्स के लिए। तो अभी मैंने रिसेंटली इनका देखा कि बहुत ज़्यादा बाल्डनेस आ गई जस्ट आफ्टर द डेंगू, एंड बहुत सारे पेशेंट्स इस कंप्लेन के साथ आ रहे हैं, इवन मेल्स एंड फीमेल्स। तो देखिए, इट इज़ अ प्री-फिल्ड सिरिंज, इसको हमें सिर्फ इंजेक्ट करना है। अगर पेशेंट्स का पेन थ्रेशोल्ड अच्छा नहीं है तो आप उसको जो है एनेस्थीसिया दे सकते हैं, बट either we can do it directly। तो it just take 5 मिनट लगते हैं और आप कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत सारे जो मर्द हज़रात हैं उनको क्राउन से भी थिनिंग का प्रॉब्लम होता है। बिल्कुल। भी वहाँ पे भी लगा सकते हैं क्राउन? बिल्कुल, क्राउन पे भी लगा सकते हैं, फ्रंट पे भी। ओवरऑल हेल्दी, जैसे फीमेल्स में फ्रंटल थिनिंग हो रही कहीं भी, तो आप पूरा लगा सकते हैं। ठीक है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि अगर मांग शिफ्ट करो तो भी आपकी थिनिंग रुक जाती है। ये टोटका है एक पुराना। होता है ना? बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है कि आप उसी साइड पे कर रहे होते हो। देखिए, जिस तरह इन्होंने यहाँ की इस वक्त मांग निकाली हुई है, तो ये देखिए ये काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ बढ़ना शुरू हो जाएगी। अगर ये तो मांग इनको चाहिए इस साइड पे करें तो वो थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है। तो फर्स्ट हम इसको क्लीन करेंगे पूरा फ्रंटल एरिया को विद द हेल्प ऑफ अल्कोहल स्वाब, और फिर हमने अपना फिलर ओपन किया और बिल्कुल सिंपल प्रिक्स जो है हम स्टार्ट कर देंगे लाइक दिस। सिर्फ टच, बहुत ज़्यादा डीपली पेनिट्रेट नहीं करना पेशेंट को, क्योंकि बहुत ज़्यादा डीप पेनिट्रेशन के बाद जो है पेशेंट ऑफन कंप्लेंट्स, बहुत पेन भी होता है और नोड्यूल्स बन जाते हैं। बहुत ज़्यादा पेन हो, जैसे कि हम पीआरपी में भी बिल्कुल अंदर प्रिक करके फिर इंजेक्ट कर देते, तो समटाइम्स वो पेशेंट कंप्लेन के साथ आता है कि नोड्यूल्स या फॉलिकुलाइटिस हो गया बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन। तो हमेशा स्कैल्प को क्लीन होना चाहिए जब आप पीआरपी करें या इस तरह के कोई भी प्रोसीजर्स करें, तो पेशेंट से कहें वॉश करके आए, बिकॉज फॉर द नेक्स्ट 24 आवर्स वॉश नहीं करना होता। ठीक है। तो हम इस तरह करके बिल्कुल सिंपल प्रिक एंड पिन करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, ये कितने फ्रीक्वेंसी में आप ये हेयर मीजोथेरेपी हम इसको वंस मंथली करें तो बहुत अच्छे रिजल्ट। हर महीने एक दफ़ा? हर महीने एक दफ़ा।
और अगर बहुत ज़्यादा है तो इसको महीने में 2 दफ़ा या 20 दिन में 1 दफ़ा कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जब बालों की ग्रोथ एक दफ़ा इससे हो जाए, आपके बाल दोबारा से घने होना शुरू हो जाए, सही हो जाए, और फिर अगर आप इसको डिसकंटिन्यू करें तो फिर क्या इसके फिर कोई नुकसान नहीं है। नुकसान नहीं है? हाँ, बिकॉज इसके आप सेशंस लेंगे, जब वंस आपने सेशंस कंप्लीट कर लिए उसके बाद आप अपना खाना पीना अच्छा रखें, बालों की केयर करें बहुत, तो बिल्कुल ठीक रहेंगे। एक्सरसाइज करते रहें। एक्सरसाइज करते रहें, बहुत ज़्यादा कैप्स ना पहने, बिकॉज लड़के जब कैप्स पहनते तब भी बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, sweating ऑक्सीजन होती नहीं है, जाती हाँ, सर में। बिल्कुल। हाँ, exactly। तो सेशंस कंप्लीट करें, फिर बस केयर करें, और फिर साल में 1 दफ़ा आके 2 दफ़ा आके वो ले लें। बिकॉज देखिए जब हेयर ट्रांसप्लांट कराते हैं उसके बाद भी हमेशा डॉक्टर एडवाइस करता है कि PRP आपने कंटिन्यू रखनी है, तो यू नीड टू सॉइल योर हेयर। ठीक है। आप जो कहती एक्सोसोम्स एक्सोसोम्स, उसमें क्या होता है? देखिए वो बहुत लेटेस्ट टेक्निक है। लेटेस्ट टेक्निक इसमें उसके भी वॉइल्स आते हैं आपके बालों की, मतलब जैसे इट्स लाइक स्टेम सेल ट्रांसप्लांट, ठीक है। इट इज़ लाइक दैट। तो वो एक्सोसोम्स आपके बालों को रीग्रोथ, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उन सबको कवर करता है, तो दैट इज़ लेटेस्ट। हम नेक्स्ट उसमें एक्सोसोम्स को कवर करेंगे, फेस एंड हेयर। जबरदस्त। डॉक्टर साहब, यानी अगर ये जो मेसोथेरेपी का जो प्रोसेस है जो अभी आप कर रही हैं, ये जब डिसकंटिन्यू करते हैं बाल आने के बाद, तो कोई नुकसानी बाल गिरेंगे नहीं? नहीं, इससे बिल्कुल वो ग्रो हो गए तो हो गए। ग्रो हो गए। देखिए 3 सेशंस में हम इनको दिखाएंगे आफ्टर 3 सेशंस कि इनके बिल्कुल रूट से बाल आना शुरू हो गए, छोटे छोटे बाल हम फील करेंगे। हम PRP के बाद भी मैं हमेशा पेशेंट्स को बुला के फील कराती हूँ कि ये देखिए आपके बाल आना शुरू हो गए। ठीक है। क्योंकि बड़े होने में तो टाइम लगता है, बट आपको रूट्स फील होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ खवातीन और हजरात का ये प्रॉब्लम होता है, उनकी आईब्रो जो है वो विद टाइम बिल्कुल ही फेड हो जाती है, तो ये उसके लिए भी हो सकता है क्या? आईब्रो के लिए मैं कहूँगी कि आप इंटरनली अपनी चीज़ों को हेल्दी रखें और ऑलिव ऑयल लगाएं। ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल? कैस्टर ऑयल या ऑलिव ऑयल। जी जबरदस्त। जी डॉक्टर साहब। जी, तो हम देखिए हमने बिल्कुल शुरू में किया और इस तरह करके पेशेंट देखिए पेन फ्री। आपको पेन तो नहीं हो रहा? थोड़ा सा नीडल। ठीक है, इसको इस तरह मसाज करते रहना है। अब थोड़ा सा एलेवेट। अच्छा डॉक्टर साहब, उम्मे हानिया ने हमसे लाहौर से पूछा है कि पोस्ट प्रेगनेंसी मेरे बाल बहुत वीक हो गए हैं, मुझे क्या करना चाहिए? क्योंकि मेरे ख्याल से काफ़ी खवातीन का ये इशू रहता है। चलें जी, इनका सेशन कंप्लीट हो गया। ये सेशन हो गया और ये विदिन 5 मिनट्स में? विदिन 2 मिनट्स। और डॉक्टर साहब, इसके क्या चार्जेस होते हैं? इसके चार्जेस होते हैं, आज के लिए हम डिस्काउंट ऑफर करेंगे, वैसे इसके चार्जेस 20,000 होते हैं, आज के लिए हम 15,000। आज के लिए 15,000 है। Sorry। डॉक्टर ज़ारा शाह के क्लिनिक में, साउथ सिटी में डॉक्टर ज़ारा शाह प्रैक्टिस करती है। डॉक्टर साहब, क्या टाइमिंग्स आपके यहाँ पे? साउथ सिटी में मैं वेडनेसडे एंड सैटरडे होती हूँ, गैरिसन हॉस्पिटल में मैं डेली होती हूँ। वो आर्मी का हॉस्पिटल है, 11 to 2 डेली। 11 to 2 डेली। तो अभी यानी यहाँ से वैसे सीधा मेरी सुबह के टाइमिंग्स है, बट नॉर्मली मैं किसी मॉर्निंग शो में या मीटिंग में होती हूँ, तो यहाँ से मैं भी सीधा हॉस्पिटल जाऊँगी। यहाँ से गैरिसन हॉस्पिटल में डॉक्टर साहिबा प्रैक्टिस कर रही हैं आज, और आज के लिए मेसोथेरेपी 20,000 की बजाय 15,000 डिस्काउंट अवेल करें। और आप जा रहे हैं क्या? जरूर आज जाके आप डॉक्टर ज़ारा शाह से मिलिए और ये जो थेरेपी कराइए। वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। हमारी डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर ज़ारा शाह हमारे साथ मौजूद है और हम चाहते हैं कि आपके बाल हमेशा हेल्दी रहें, घने रहें, स्याह और चमकदार रहें। और आज हम इसी बारे में बात करें, लेकिन ये तस्वीर कोई और मंजर दिखा रही है। डॉक्टर साहब भाई, क्या मंजर है बताएं? देखिए ये वही मंजर दिखा रही है कि बिल्कुल हेयर थिनिंग के बाद पूरी बालनेस नज़र आना शुरू हो गई। ये किसी खवातीन की बाल है और प्रेगनेंसी में बहुत बालों की जैसे बाल बहुत गिरते हैं, एक क्वेश्चन आया, तो इस तरह बिल्कुल बाल गिरकर और बिल्कुल गंजपन नज़र आना शुरू हो गया। इसमें यही है कि आप हेयर मेसोथेरेपी सेशंस कराएं, अपनी डाइट को बहुत अच्छा रखें, आयरन इनटेक, कैल्शियम इनटेक बहुत अच्छा रखें, ऑयलिंग भी करें
और उसके साथ साथ ट्रीटमेंट सेशंस भी करें। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह अभी आप ये मेसोथेरेपी का बता रही थी, वो जो इसको इमीडिएटली कवर करने के लिए जो टॉपिक आता है, जो हेयर फाइबर आता है, कुछ डॉक्टर्स कहते हैं उसको बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। देखिए मैं भी कहूँगी कि उनको ज़्यादा ना इस्तेमाल करें, कभी ओकेजनली करें, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा स्कैल्प इरिटेट हो जाता है। मैंने देखा है पेशेंट्स का स्कैल्प के साथ साथ स्किन भी बहुत इरिटेट होती है। ठीक है। तो इसलिए उसका ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, आप उसको करेक्ट करने की कोशिश करें कि जो नज़र आ रहा है, अगर आप टॉपिक लगाएंगे तो फिर लोग उसको उसी के ऊपर चले जाते हैं। उस चीज़ को ठीक करने के बजाय बस वो कहते हैं चलो कवर तो हो गया। हाँ, वक्त गुजर गया, बस चलो, गुजर गया। मुश्किल वक्त तो गुजर ही गया। लेकिन डॉक्टर साहब जो कहा जाता है कि अगर एक दफ़ा बिल्कुल जो स्कैल्प है वो बिल्कुल, जब कुछ लोगों का बिल्कुल चांद की तरह चमकना शुरू हो जाता है, उसमें बाल फिर कहते हैं ग्रो नहीं कभी भी हो सकते हैं। उसमें बाल नहीं आते। देखिए जब बिल्कुल आपके फॉलिकल्स भी खत्म हो जाते हैं, रुआ भी चला जाता है, तभी चमकना स्टार्ट होता है। तो ये ज़्यादातर मेल्स में होता है उनके हार्मोन्स की वजह से। तो इसलिए जब तक वो चमकने से पहले ही आप उसको ठीक करना शुरू हो, तो हमने देखा है पेशेंट्स के बाल 100% आते हैं, ग्रो कर जाते हैं, बिल्कुल ग्रो करना। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह ये अभी एक खातून का ये स्कैल्प देख रहे हैं, यहाँ से थिनिंग शुरू हो रही है, इसको मल्टीविटामिन से कितना कंट्रोल कर सकते हैं? इसको मल्टीविटामिन से भी हम 100% कवर कर सकते हैं। देखिए बाकी सारी जगह हमें बाल नज़र आ रहे हैं, सिर्फ मांग में, और मांग भी देखिए हम इस तरह हर वक्त बना के रखते हैं तो बहुत खींचते हैं, उस खिंचने की वजह से भी बाल टूटते हैं और मांग चौड़ी से चौड़ी होती है। इस पे आप प्रॉपर्ली ऑयलिंग करें, विटामिन अच्छी खाएं। ख़वातीन में ज़्यादातर आयरन की डेफिशिएंसी से बाल गिरते हैं, तो आयरन को ठीक करें, तेल लगाएं तो बाल फ़ौरन आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, ज़बरदस्त। और ये मेसोथेरेपी का रिजल्ट इस वक्त ख़वातीन हज़रात आप लोग देख रहे हैं, बिफोर एंड आफ्टर के रिजल्ट्स हैं, और कितने अच्छे रिजल्ट्स हैं। ये बिल्कुल आपकी मांग नजर आ रही है और उसमें कवर हो गई। लेकिन डॉक्टर साहब कितने सेशंस के बाद ऐसा हुआ होगा? 3 सेशंस, तो एटलीस्ट मिनिमम 3 सेशंस, मैक्सिमम इस वाले स्कैल्प में जैसे मेल्स के 6 सेशंस चाहिए होते हैं इस सेशन में, इसमें। और फीमेल्स में तो 2 सेशंस भी आपको सपोर्ट कर देते हैं, फिर आप अपनी केयर करते रहें। ठीक है। और डॉक्टर साहब केयर के लिए वो कौन से 5 इकदाम हैं जो लाजमी हमें करने ही चाहिए? केयर के लिए एक तो बालों को साफ़ सुथरा रखना बहुत ज़रूरी है, उसमें खुश्की ना हो। दूसरा, अपने खाने पीने एक बैलेंस डाइट बहुत ज़रूरी है, विटामिन्स बहुत ज़रूरी है, और तेल लगाना, उसके साथ सेशंस कराना। ये मेसोथेरेपी के सेशंस, मेसोथेरेपी, तेल, ये सब चीज़ें ज़बरदस्त। अच्छा डॉक्टर साहब, जो मल्टीविटामिन है वो कौन से खाने चाहिए? बहुत सारे लोग हैं जो कि सिर्फ हेयर स्पेसिफिक लेते हैं, जिससे आपको पता है थोड़े थोड़े दिन में कोई चीज़ इन्वोग होती है, लोग एक ट्रेंड निकलता है, जैसे बायोटिन का एक ट्रेंड है, तो बस हर कोई बायोटिन। देखिए एक कंप्लीट बैलेंस विटामिन जिसमें मिनरल्स भी हों, विटामिन्स भी। और अगर आप अभी रिकमेंड करें तो आप कौन से विटामिन बताएंगी लोगों को लेने के लिए? आजकल तो मैं रिकमेंड करूंगी जो इम्यून सिस्टम को आपके स्ट्रॉन्ग करें, बूस्ट करें। इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए स्किन, हेयर, नेल्स की काफ़ी डिफरेंट सप्लीमेंट्स आती हैं, लाइक इवन केयर सप्लीमेंट्स हो गई, मॉर्वल सप्लीमेंट्स हो गई, मोरिंगा के साथ, इस तरह की सप्लीमेंट्स लें जो आपको ओवरऑल इम्यूनिटी को, स्किन को, नेल्स को और बालों को बेहतर करें। आई वुड नॉट रिकमेंड ओनली बायोटिन बट अ कंप्लीट विटामिन। जिस तरह कुछ जिंक फॉर्मुलेटेड विटामिन, फॉर्मुलेटेड यही है ना कंप्लीट, जैसे जिसमें स्किन, हेयर, नेल्स तीनों, तो उसमें जिंक भी होता है, बायोटिन भी होता है, एसेंशियल मैग्नीशियम, बी कॉम्प्लेक्स, एवरीथिंग। ठीक है। और वो, और मेरे ख्याल से कभी भी आप लोग अगर मल्टीविटामिन ले रहे हो तो वो भी अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके और विटामिन को भी आप इस तरह लें कि 3 मंथ्स एक ही जैसी ले सकते हैं, फिर उसको चेंज करना ज़रूरी है, ये नहीं आप सालों साल बस एक ही। डॉक्टर साहब आपको पता है 90% लोग हैं वो एक ही विटामिन की बोतल है, वो बस खाली होती है वही ले लेते हैं कि नहीं यार बेस्ट है, वो भी चीज़ गलत है। देखिए आपको चेंज करना ज़रूरी है। आपके किडनीज पे भी अफेक्ट इसलिए होता है कि अगर आप 6 महीने एक ही चीज़ खाते रहे तो वो डिपॉजिट्स होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। तो इसलिए चेंज करना ज़रूरी है। आप पूछ लिए, हम डॉक्टर्स के पास नहीं जा सकते तो मेडिकल स्टोर पे वो आपको बहुत सारे ऑप्शंस हैं, फार्मासिस्ट हैं, वो आपको गाइड कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब बहुत सारे लोग हैं जो विटामिन ई की कैप्सूल्स होते हैं उनको पंचर करके भी सरों में लगाते हैं, चेहरे पे लगाते हैं। दैट्स अ मिथ आई वुड से। अच्छा, उसकी कोई ऐसी मतलब देखिए कि उसके अंदर ऑफ कोर्स विटामिन ई ऑयल है, बट डायरेक्टली बस के फेस पे लगा लिया बहुत अच्छा हो गया, बालों पे लगा लिया, कॉम्बिनेशन के साथ ठीक होगा बट इटसेल्फ वो बहुत हेल्प नहीं करेगा। ठीक है, इतना हेल्प नहीं करता है वो। ठीक है डॉक्टर साहब, लेकिन मुझे क्या पता है डॉक्टर्स का यूजुअली एक कॉन्फ्लिक्ट रहता है टोटकों से,
मैं जितने भी डॉक्टर्स हमारे शो पे आते हैं उनको कोई टोटका बताओ कहते हैं शट अप। No, it's not like that. लेकिन देखिए, आप मुझे बताएं, आप जब आप डॉक्टर नहीं बनी थी, जब आप स्टूडेंट लाइफ में थी, तब तो ऑफ कोर्स एक यंग लड़की तो टोटकों पे बिल्कुल बड़ा देखिए, बिलीव करती है। ऑयल पे तो मैं बहुत बिलीव करती हूँ। बहुत देखिए हमारी आवाम ना टोटकों को बहुत एक्सट्रीमिज्म पे ले जाती है कि एक टोटका है तो बस उसको दिन रात वही टोटका करना है। इस तरह नहीं होना चाहिए। आप उसको एक नॉर्मल तरीके में कभी वंस इन अ ब्लू मून कर लिया, बस उसको लहसुन लगाना है तो बस लहसुन लगाते गए, तो उससे पूरा सर जो है वो जल गया। फेस पे टमाटर लगाना है, हल्दी तो बस टमाटर हल्दी टमाटर, इस तरह नहीं, कभी लगा लिया तो ठीक है, उसका इफेक्ट आता है हमेशा। देखिए इन चीज़ों में भी नेचुरल विटामिन्स होती हैं, नेचुरल ग्लोइंग एजेंट्स होते हैं, पर एक हद तक। इसलिए टोटकों से मैं ये नहीं कहूँगी टोटके ना करें, सबका दिल चाहता है, बट टू सर्टेन, बस वो एक दफ़ा कर लिया ठीक है। जबरदस्त डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे लिए, थैंक यू सो मच। You're welcome. खवातीन रोज़ा डॉक्टर ज़ारा शाह गैरिसन हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करती हैं। आज की तारीख में 15,000 की हेयर मीज़ोथेरेपी दे रही हैं, डिस्काउंटेड रेट है, जाके इसको अवेल कीजिए। वक्त हुआ जाता है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुश आमदीद कहते हैं। हमें हर वक्त दुआएं खैर करते रहनी चाहिए। अल्लाह ताला हमें, हमारे प्यारों को हमेशा अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। तुर्की में एक बहुत ही ख़तरनाक ज़लज़ला आया है। गाज़ियानतेप जो कि सदर्न टर्की की साइड है, सीरियन बॉर्डर की तरफ, एक 7.8 रेक्टर स्केल का ज़लज़ला आया है और बेतहाशा उसके बाद उस ज़लज़ले के आफ्टर शॉक्स भी आए हैं। इन ज़लज़ले से जो कंट्रीज़ मुतासर हुई हैं उसमें सीरिया, लुबनान, साइप्रस और इज़राइल हैं। तो तुर्की में ही बज़ाते ख़ुद ये लोगों को फेयर है कि तकरीबन 100 के करीब लोग अपनी जान से जा चुके हैं। 50 के करीब सीरिया में डेथ्स रिपोर्ट हुई हैं और अभी तक हर जगह डेब्री है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स गिर गई हैं। तुर्की ने एक स्टेट ऑफ इमरजेंसी लगा दी है और कहा गया है कि प्लीज़ मोबाइल फ़ोन कम से कम मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करें ताकि जो रेस्क्यूअर्स हैं वो कोऑर्डिनेट करके लोग एक दूसरे को बचा सकें। हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला इस तरह की बला व आफात से हम लोगों को हमेशा महफूज रखे और तुर्की के साथ हम सॉलिडारिटी में हमेशा से खड़े रहे हैं, आज भी खड़े हैं। अल्लाह ताला तुर्की में जितने भी लोग हैं उनको जवार रहमत में जगह अता फरमाए, क्योंकि ये इस तरह की जो नागहानी अमवात होती हैं, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती हैं, कभी भी आ सकती हैं। बेतहाशा लोग हैं और कहा यह जा रहा है कि जो डेथ टोल है वो बढ़ता चला जाएगा। वक्त के साथ साथ पता चलेगा कितने लोग गए हैं, क्योंकि सीरिया गाज़ियानटेप जो तुर्की की साउथ में आता है, सीरियन बॉर्डर से मिलती हुई ये जगह है, यहाँ पे आया है ज़लज़ला 7.8 रेक्टर स्केल का। तुर्की, लुबनान, साइप्रस, इज़राइल, ये सारी कंट्रीज़ इससे अफेक्ट हुई हैं और ज़लज़ला आने के बाद भी बेतहाशा कहने डजन्स ऑफ आफ्टर शॉक्स महसूस किए गए हैं। बेतहाशा आफ्टर शॉक्स आए हैं और बहुत सारे लोग अपनी जान से जा चुके हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इस तरह की बला वफ़ात से हम लोगों को हमेशा महफूज फरमाए। ख़वातीन और हज़रात, पाकिस्तान के एक्स प्रेसिडेंट परवेज़ मुशर्रफ साहब कल खालिक हकीकी से जा मिले, उनकी वफ़ात हो गई है। उन्होंने पाकिस्तान को काफ़ी अरसे तक सर्व किया एज ए प्रेसिडेंट, एक पाकिस्तान का बहुत ही ज़बरदस्त फिगर थे। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें अपने जवार रहमत में जगह दे। आज का द मॉर्निंग स्टार देखने के लिए ख़वातीन और हज़रात बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कल सुबह फिर आपके साथ होंगे एक शानदार से शो के साथ। आपको छोड़े जा रहे हैं परवेज़ मुशर्रफ की कुछ यादों के साथ। रिटायर्ड जनरल परवेज मुशर्रफ ने स्पेशल सर्विसेज ग्रुप में शमूलियत इख्तियार की। उन्होंने 1965 और 1971 की जंगों में भी हिस्सा लिया। परवेज मुशर्रफ 7 अक्टूबर 1998 को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ओहदे पर फाइज हुए। 12 अक्टूबर 1999 में साबिक सदर ने चीफ एग्जीक्यूटिव का ओहदा संभाला। अप्रैल 2002 में रेफरेंडम कराकर परवेज मुशर्रफ बाकायदा सदर पाकिस्तान मुंतखब हुए। 2004 को आइन में तरमीम के जरिए मजीद 5 साल के लिए बावर्दी सदर मुंतखब हुए। परवेज मुशर्रफ 18 अगस्त 2008 को सदारत से मुस्ताफी होकर बैरून मुल्क चले गए थे।